Why do you guys want to be musicians? एक ख्वाब था हमेशा से फुल टाइम करने का, मतलब यू इमेजिन ग्रैंड स्टेजेस, बड़ी बड़ी ऑडियंसेस एंड एवरीथिंग। मैं बचपन में काफ़ी बुरा स्टूडेंट था एक्चुअली, ये लोग तो बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं। ज़्यादा क्रिएटिव लोग मेरे ख्याल से सारे ही जो है ना वो बिलो एवरेज मेरे ख्याल से। लेट्स टॉक अबाउट 90s का पाकिस्तान। लाइक आप लोगों की क्या क्या मेमोरीज हैं? 90s वर डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। 99 वाला वर्ल्ड कप था ना वो, और उस टाइम मुझे याद है पीटीवी वहाँ से देखना छोड़ा था। जनरली एज अ नेशन वी वर अ वेरी ब्रेव नेशन। 90s के क्रिकेटर्स की अगर बात करें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तो इतनी सी भी शाइन नहीं दिखती अभी वाली टीम में। शोएब अख्तर और व्हाटएवर, इवन सकलैन एज अ स्पिनर वाज स्कैरी। पिछले 5-8 सालों में आई डोंट रिमेंबर ऐसा कोई गाना कि जो हर वक्त आपकी ज़बान पे हो। उस जमाने में एक आर्टिस्ट या एक गाना जो है वो मासेस तक पहुंच जाता था। कंजम्पशन थी क्योंकि टीवी पे आ रहा था और चैनल स्विच करने का ऑप्शन नहीं था ना। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज पेन टू क्राफ्ट गुड म्यूजिक? आपकी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करती है। अगर आपकी कहानी में एक्सपीरियंसेस ही नहीं है, बहुत एनॉमली होगा, कुछ कर सकता है। पेप्सी का हो गया, नेस्कैफे और इस तरह के, उस तरीके के साथ वो ब्रांड क्यों नहीं बन सके कि कोक स्टूडियो इतना लंबा खड़ा रहा? 2001 से 10 तक तो फिर कॉन्सर्ट्स वगैरह होते। 2010 के बाद एक पीरियड आया था जहाँ पे कॉन्सर्ट्स ही नहीं होते थे। तो कोक स्टूडियो फॉर दैट एज वेल कि उस वक्त सबको इंटैक्ट रखा हुआ था। आप अभी भी किसी बच्चे से पूछ लेना यहाँ पे, तो वो क्या यार मैंने कोक स्टूडियो में आना है, वो एस्टैब्लिश हो चुका है कि यहाँ पे अगर आप आ गए ना आप स्टार ऑटोमेटिक। केस स्टडीज सारी हैं, यंग सिंगर आसिम अजहर, आतिफ असलम। व्हेन पीपल से कि ओवरनाइट सक्सेस है, आतिफ इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ आदत, years and years of hard work। शुरू में लोग कहते थे गाना नहीं आता। एज ए सिंगिंग म्यूजिशियन, सोलो म्यूजिशियन आप ज़्यादा पैसे कमा लोगे बनिस्बत कि आप जितने भी कॉन्सर्ट्स कर लो, आपको 5 कॉन्सर्ट्स करने पड़ेंगे वो एक कॉन्सर्ट। इस वजह से बड़ा मसला आता है कि बैंड्स टूट भी जाते हैं, और हमने देखा है हमारी हिस्ट्री में सारी बैंड मोस्टली टूट गए हैं। There is no formal introduction. With today's conversation, what I want to understand is, I think, little bit about your world, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक आम बंदा म्यूजिशियंस को देखता है। हम लोग तो बस ये देखते हैं यार ये गाना बड़ा मशहूर हो गया, या ये बैंड बड़ा मशहूर हो गया, या ये वोकलिस्ट, यार इसकी आवाज़ तो शायद सारा ही इसकी आवाज़ का कमाल है, बट उसके पीछे क्या होता है, और थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ द म्यूजिशियन कि एज ए ह्यूमनिस्टिक साइड आप लोगों की, आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए, कैसे शुरू हुआ। सुनने में आता है कि जो आर्टिस्ट हैं बड़े नखरे वाले होते हैं और बड़े मूडी होते हैं और इस तरह की कहानियाँ। सो मे बी इफ़ यू कैन टेक quick maybe 2 minutes, and if you sort of summarize who you are for a person जो आपको नहीं जानता उस तरह. So maybe we start with Zohaib Afzal. Yeah, I would classify myself as a storyteller, I think. I tell stories through my music. That's how I would like to define what I do. I think मैंने जो है वो पिछले 8-9 साल से मैं काफ़ी आइडेंटिटी थॉट टाइप जर्नी पर हूँ, जहाँ पे I was very curious who I was as a Pakistani. And, is it like identity crisis या identity thought? I would say identity thought. Okay, very interesting. Not crisis at all. Crisis आया learning के बाद. Okay. I think right now there's an identity crisis, but I don't think it started off as an identity crisis. So yeah, I mean तो उसको मैंने म्यूजिक के साथ मैरी किया हुआ है. Then for people who don't know me, I think I am a producer, director. I make music videos, I make music, I tell stories. और कितने अरसे से आप ये कर रहे हैं? 2007. Okay. 2007. So yeah. Interesting. साथ में भी थोड़ा सा अगर आप summarize कर सकें. So I'm basically a music producer. I've been producing music for the last 10 years. Like full-fledged as a profession उसको मैंने take up किया. And as a keyboard player, I've been playing 20 साल से ज़्यादा. Actually उससे भी बहुत पहले से, but professionally 20 साल से ज़्यादा हो गया. And musical ideas जो मेरे हों या मेरे बैंड के या दूसरे clients के, so I make it happen for people. From the core idea to the point where it's released. So that's my job. Yeah. Interesting. So basically, mostly I'm known as the lead vocalist for Kashmir, and the journey started when I was 13. My sister bought a guitar, जो कि उन्होंने बहुत जल्द बजाना छोड़ दिया, और वो गिटार मेरे हाथ में आ गया.
I did not have any formal training. बस ये था कि शौक इतना था कि 5-5 6-6 घंटे बस बजा के आहिस्ता आहिस्ता। उस वक्त यूट्यूब वगैरह भी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता था, तो आपको जहाँ पे कॉर्ड्स वगैरह मैगजीन से पता चल गई, कुछ पता चल गई, आपने सीख ली। वहाँ से एक चीज़ शुरू हुई कि आई स्टार्टेड राइटिंग माई ओन म्यूज़िक एट दैट एज, एंड इट वाज बेसिकली टू एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड एस्केप, आई डोंट नो व्हाट, बट ज़िंदगी के कुछ पहलू से आप एस्केप करना चाहते हो। वहाँ से शुरू हुई बात, और करते करते किसी ने रोका नहीं। आई वॉज गुड एट स्टडीज़, तो करता गया, उसको और इनकरेज किया गया। एंड गाने बनाते गए। फिर एक वक्त पे आके कश्मीर से मुलाकात हुई, शायद बाकी बैंड से। इट वाज ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग विद अनदर वोकलिस्ट। लकीली उस वक्त वो मेरे लिए लकी था कि वो वोकलिस्ट जा चुका था छोड़ के, तो उस्मान माय बेसिस्ट वाज लाइक यार तुम क्या कर रहे हो। वहाँ से ये कहानी शुरू हुई। वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा मुझे बताएं कि एक तो जब भी हम कोई स्टोरी किसी से भी सुनते हैं ना, आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, म्यूजिशियन बनना है, कोई भी प्रोफेशन हो, जर्नलिस्ट बनना है, फिल्म मेकर, एक हर किसी का थॉट प्रोसेस होता है कि यार मैं बचपन से ही करना चाहता था। और उसके ज़ाहिर है किसी की कोई फैमिली में होगा, किसी को जनरली आजकल के आप बच्चों से पूछें कि जी मैंने एरोस्पेस समथिंग बनना है, जो समझ में नहीं आती है कभी कभार एक आम बंदे को, यार ये मतलब like why do you guys want to be a musicians? या ये एक्सीडेंटल आगे जाके हो गया या बचपन से ही like do you think यार नहीं मुझे यही करना है? एक ख्वाब था हमेशा से, बट फुल टाइम करने का मतलब you imagine grand stages, बड़ी बड़ी audiences and everything, but नहीं पता था कि कितना ये रियलिटी में बदल सकता है। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और I was surrounded by everyone who was a non-musician, तो कोई बात भी नहीं होती, मतलब दोस्त भी सारे वो थे जो मजाक उड़ाते थे यार क्या गा रहा है, एंड इट्स फाइन, मतलब वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जब एकदम से अपॉर्चुनिटी मिली, कोशिश की, और मतलब थिंग्स टर्न्ड आउट इन माय फेवर, वरना आइडिया नहीं था ना। आपको कोई ऐसी यहाँ पे गाइडेंस मिलती है कि भाई ऐसा हो सकता है। अभी देयर स्टिल प्लेटफॉर्म्स जिनसे आपको मतलब देख के हो सकता है कि भाई इस बंदे की भी ऐसी जर्नी है, वरना तो वहाँ उस वक्त तो हम सिर्फ वेस्टर्न लोगों की या फिर इंडिया के लोगों की सेलिब्रिटीज़ की जर्नीज देखते थे। I was born in Hyderabad. Obviously, it's a smaller city, और वहाँ ऐसे एक्सपोजर चीज़ें नहीं। I was always playing the keyboard, figuring out खुद ब खुद। रोज़ सुबह जब छोटा था, रोज़ घर स्कूल से आके ना एक्साइटमेंट घर आने की होती थी। बट कहाँ से लाइक वो आइडिया कहाँ से आया क्या मुझे कीबोर्ड चाहिए? नहीं, वो बस म्यूजिक बस था, इनबिल्ट था वो था। बट आई नेवर थॉट कि प्रोफेशनली मैं कभी भी परस्यू करूँगा। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ फाइनेंस गाय, लाइक माय फादर बैंकर बनने का था। घर में बैंक बनाया हुआ था मैंने, चेकबुक भी इशू करता था मैं, ऐसा था। चेकबुक भी इशू करता था, सब डिपॉजिट स्लिप हर चीज़ लोगों से अकाउंट लेके उनको प्रॉफिट भी देता था। समझ रहे, कहीं ये नहीं पता कहाँ से दे रहा था उनको, हफ्ते का 1 रुपये भी देता था। तो वो आई वॉज वेरी स्टूडियस, तो गोल ज़िंदगी का यही था, रिजल्ट्स आएंगे मैं टॉप करूँगा या एस करूँगा रिजल्ट्स, फिर टॉय स्टोर्स आएंगे तो मुझे ख़रीदने को मिलेगा, तो मैं पियानो ही खरीदता था, कीबोर्ड खरीदता था। बट व्हेन वी मूव टू कराची, आई थिंक अगर नहीं मूव होता तो मैं शायद म्यूज़िक में नहीं होता। बट देन आई रियलाइज़ के पहले तो बैंड बनाया, गाने बनाने एज अ कोर म्यूजिशियन, सॉन्ग राइटर ही हैं, गाने लिखना शुरू किए, गाने बनाते रहे। और फिर धक्के खा के एज अ बैंड, एज अ आर्टिस्ट, धक्के जो खाने का प्रोसेस था, उस प्रोसेस के बीच में रियलाइजेशन हुई कि खुद करना पड़ेगा। तो म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखी, समझी बेसिक, और फिर दैट्स व्हेन आई रियलाइज के दिस इज़ इट। ऑल आई वाज परसुइंग अ चार्ट अकाउंटेंसी का वो पूरी स्टडीज़, एंड हाफ वे थ्रू था मैं, एंड दिस वाज 2008 में मैंने एकदम से डिसाइड किया कि 9 to 5 किसी डेस्क पे बैठ के टाई पहन के इम्पॉसिबल है कि मैं हूँ। रियलाइजेशन उसका कोई, दैट्स व्हेन आई लेफ्ट ACCA एंड आई वेंट टू स्टडी ऑडियो प्रोडक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लियर करके गया था मैं, बिल्कुल जाने से 1 महीने पहले। वाओ। और डू यू थिंक वो चीज़ जो ACCA और जो फाइनेंस पढ़ा है वो कहीं ना कहीं कुछ उसका मैसिवली कनेक्शन, कुछ हेल्प? लाइक अनलाइक दीस गाइस, ये माशाल्लाह ये लोग कोर क्रिएटिव से अपना इंटैक्ट हैं अभी तक। आई एम ऑल्सो इंटैक्ट, बट आई हैव टेकन इट वेरी प्रोफेशनली। तो मैं वो बिजनेस साइड और म्यूज़िक को मैं बिजनेस समझता हूँ, लाइक म्यूज़िक एक बिजनेस है कोर, और उसके लिए फाइनेंस का बैकग्राउंड इज big plus, like from invoicing to understanding the taxations to chasing payments and to keep a record.
So it really helps to run a successful, lucrative business. Maybe you can say, definitely education, financial education for sure. Interesting. यार मेरे लिए तो आई थिंक इट बिकेम अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. मैं बचपन में काफ़ी बुरा स्टूडेंट था एक्चुअली. ये लोग तो बड़े अच्छे स्टूडेंट थे. ज़्यादा क्रिएटिव लोग मेरे ख्याल से सारे ही जो है ना वो बिलो एवरेज मेरे ख्याल से. लेकिन मैं आई वाज एन इंट्रोवर्ट. आई डिड नॉट हैव द वोकैबुलरी कि मैं एक्सप्रेस कर सकूं अपने आप को, अपनी बातों को, अपने आइडियाज़ को. और आई थिंक वो उसमें हुआ ये कि मैं बहुत इन्वर्ट हो गया. और वो बड़ा अच्छा हुआ बिकॉज ज़माने में ऑफ कोर्स डिवाइसेस वगैरह भी नहीं थी, तो मैं अपने आप से बातें करता था, जो कि शायद अभी भी करता हूँ. लेकिन आई थिंक मुझे ये ज़रूर लगता है कि हमें अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या बनोगे. और आई थिंक कहीं ना कहीं मेरी जर्नी में मैंने ये समझा है कि आपको अपनी सोल से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है. एक्चुअली बनना आपको वो चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें फॉर एग्जांपल एयरोस्पेस इंजीनियर, दैट इज़ अगेन आई वुड नॉट कॉल इट एन एक्सप्रेशन, बट आई वुड कॉल इट अ मोर मैकेनिकल shadow of your ideas are like, it's how you will achieve, एक साइंटिस्ट ये सोचता है मैं ये कर सकता हूँ और वो उसका मैकेनिक्स ये होता है कि वो क्वांटम फिजिक्स बन जाता है व्हाटएवर. बट आई थिंक सोल से कनेक्शन ज़रूरी था. और आई थिंक आज तक मेरा अभी भी यही है कि मेरे लिए एक्सप्रेशन है. मेरे लिए वो जो कहानी बतानी है, मैं क्या किसी को बताऊँ यार ये हो रहा है, तो मेरे लिए इट्स ऑलवेज बिन कि यार ओके एक पजल है मेरे लिए. मुझे तो ये ज़रूर लगता है कि जितने भी स्पेशली जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो जिनका ऑडियो से ताल्लुक होता है, वो बहुत वियर्डोज होते हैं. इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि होता ही है कि हम लोग आई थिंक आई सी साउंड एज अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड एज अ वेरी डार्क आर्ट इन अ सेंस के डार्क से मतलब कि आपको दिख नहीं रहा है, आपका एक सबसे डोमिनेंट सेंस इज नॉट कमिंग इन टू यूज़. सही है, लेकिन आप सुन रहे हैं, आप उसको फील कर रहे हैं, सही है, आप उसको महसूस कर रहे हैं. तो उसकी वजह से ये होता है कि आप देखेंगे अक्सर म्यूजिशियंस थोड़े खामोश होते हैं अपनी. आई थिंक वो इट्स नॉट रियली लाइक अ लुक और इट्स नॉट रियली लाइक कि वो ऐसा ही होता है. आई थिंक कुछ केसेस में ये भी होता है कि हम शायद ज़्यादा सुन रहे होते हैं, शायद हम ज़्यादा डिटेल्स पिकअप कर रहे होते हैं. और कई केसेस में ये भी होता है यार, आई थिंक वो इंसान हर बात के बारे में तो बात नहीं कर सकता ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइट्स अच्छी हैं तो ये तो नहीं कहेंगे यार बड़ी अच्छी लाइट्स लगी हुई हैं. हर वक्त तो आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तो उसमें होता ही है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का इनटेक हो रहा होता है, लेकिन जो आउटफ्लो होता है वो बहुत लिमिटेड फनल होती है उसकी. तो इसलिए मुझे लगता है वो अक्सर जब लोग पूछते हैं, लाइक मेरी मदर इन लॉ में से कहती हैं म्यूजिशियन सोचते क्या रहते हैं, सिर्फ म्यूजिक नहीं सोच रहे होते. आई थिंक इट्स जनरली स्टोरीज. आई थिंक बिलाल इज लाफिंग. Generally, a creative person is way more sensitive than normal people. लोगों को लगता नहीं है, but I think बहुत ज़्यादा sensitive ना. हर चीज़ absorb ज़्यादा हो रही होती है, कुछ ज़्यादा absorb हो रही होती है, तभी वो फिर निकलती म्यूजिक इज एन इंटेंस क्रिएटिव कहोगे या तुम सोनिक वाली क्रिएटिविटी कहोगे, यानी कि ऑडियो क्रिएटिव? क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि विजुअल वाला भी बहुत डिटेल होता है फॉर श्योर, बट आई फील कि विजुअल वाला शायद ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है. लाइक ज़्यादा, हाँ, इट्स इन द फेस ना, इट्स इन द फेस. हाँ, लाइक दे आर मोर एक्साइटेड. यू कैन ओनली हियर म्यूजिक में यू आर लाइक हाँ इंटरनल. नहीं, जैसे आपने जो एक्सप्रेशन वाली बात है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आज के दौर में हम लोग देखते हैं कि एक तो एक्सप्रेशन को भी आई थिंक आई कनेक्ट विद वो जो आपका वाई है ना, लाइक व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट डू आई वांट टू डू, और वहाँ से फिर आप लाइक यू स्टार्ट फाइंडिंग योर पैथ ओवरऑल. तो कोई उसमें फिर एज अ स्टोरी टेलर, म्यूजिशियन उसमें चला जाता है. आई डोंट नो, लाइक व्हेन यू गाइज वर ग्रोइंग अप, और उस टाइम का जो पाकिस्तान था, नॉट कि आप लोग बहुत ही बड़े अंकल्स हैं, बट स्टिल सबसे बड़ा मैं हूँ मुझे लग रहा है. बट स्टिल अगर आज से हम लेट्स से 10, 15, 20 साल पहले जाएं तो पाकिस्तान बहुत डिफरेंट था. उससे भी पीछे लेट्स से अर्ली 90s का पाकिस्तान, बिकॉज वहाँ ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो मेरे ख्याल से माइंड आपका बन रहा था, या लाइक जो पूरा थॉट प्रोसेस था, लाइक एक तो वो किस तरह का था फॉर यू, और वो कैसे इम्पैक्ट उसने किया पूरी की पूरी एक एक्सप्रेशन बनाने में भी, और पूरा का पूरा क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर. अच्छा, जो बात कर रहे थे ज़ुहैब भाई भी कि एक चैनल करने का मीडियम है एक्सप्रेस करने के लिए, तो काफ़ी हद तक आई थिंक आई राइट म्यूज़िक एंड आई राइट लिरिक्स एंड एवरीथिंग टू नो हाउ आई एम फीलिंग एट टाइम्स. अक्सर
वक्त पे मुझे नहीं पता होता, मेरे दिमाग में कोई चीज़ चल रही होती है एंड आई विल कम अप विद अ लाइन एंड देन आई विल सर्च फॉर द मीनिंग आफ्टर इट. कुछ गाने ऐसे हैं कि मुझे 3-3 साल बाद पता चला है कि भाई मैं इस चीज़ के थ्रू गुजर रहा था. और कैन यू गिव वन एग्जांपल? एक गाना है हमारा बुढ़ा बाबा, और द स्टोरी बिहाइंड इट इस के एक बंदे को अंधेरे से डर लगता है, और बचपन में उसकी रेफरेंस ये उसकी अम्मी उसको सुलाया करती थी कि सो जाओ ना यार, बुढ़ा बाबा आ जाएगा वरना. तो वो डराया करती थी, और वो बड़े होकर उसकी ज़िंदगी को कैसे अफेक्ट कर रहा है. तो मैं क्या कहते हैं, आई थिंक आई वाज इन माई 20s, और मैं अपने कज़न का ना मुझसे बड़ा था 10-15 साल, और वो लाइट ऑन करके सोता था. मैं उसका मजाक उड़ाता था, यार तू लाइट क्यों ऑन करके सोता है, कैसी नींद आती है तुझे. एंड इन टाइम कुछ हुआ होगा ज़िंदगी में, मेरे साथ भी वही हो गया. एंड मतलब उसके ऊपर गाना नहीं है, बट गाना तो एक अलग उसके ऊपर है, बट अंधेरे से डर के बारे में गाना है ना. आई रियलाइज दैट कि मैंने क्यों लिखा है बहुत टाइम बाद. अ बिट पर्सनल दो, बट ऐसी चीज़ें आप डिस्कवर करते हो अपने बारे में भी. और कभी कभार आप जैसे एज अ बैंड, हम 6 लोगों का बैंड है, अगर किसी की भी ज़िंदगी में कुछ हो रहा होता है तो आई थिंक एज म्यूजिशियंस वी आर एम्पैथ्स, हम ज़्यादा एम्पैथी होती है, और दूसरे का पेन फील करके आप चीज़ लिख रहे होते हैं एवरीथिंग. और आपकी बात रही कि वो 90s वाला एरा, आई थिंक मैं अब तक विश करता हूँ कि वही एरा वापस आए, और उस वजह से थोड़े से सैड गाने भी बन रहे होते हैं, क्योंकि वो बड़ा आई थिंक होलसम एरा था. जो कंटेंट भी आता था, आप अगर शोज वगैरह देखें एंड एवरीथिंग, इट वाज सो होलसम. और मे बी इट्स जस्ट नॉस्टैल्जिया फॉर मी, इस वजह से ये सोचता हूँ. लेट्स टॉक अबाउट 90s का पाकिस्तान. लाइक आप लोगों की क्या क्या मेमोरीज हैं? माय अर्लीस्ट मेमोरी तो 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान का क्रिकेट से बहुत वो है. एज द अर्लीस्ट मेमोरी एक्चुअली. जब मैं पीछे सोचता हूँ, सबसे पहले मुझे वर्ल्ड कप फाइनल याद आता है. आई थिंक उसमें मैं 4-6 साल का था, तो वो याद आता है. उसके अलावा 90s वर डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट. आई थिंक फॉर मी वो जो 99 वाला वर्ल्ड कप था ना, वो, और उस टाइम मुझे याद है पीटीवी वहाँ से देखना छोड़ा था क्रिकेट. हाँ, like same for me as well. I think that was the last, and उसके बाद like you know, शर्ट पहन के बैठा था. और उस टाइम मुझे याद है टीपू सुल्तान एक ड्रामा चलता था पीटीवी पे, तो उसने काफी बज़ क्रिएट किया. अल्फा बेबी चार्ली, आई डोंट नो वो कब चला है, बट वो भी रिपीट में आ रहा होता था. फिर जुनून, मेरे ख्याल से वो आपको, मुझे याद है इब्रारुल हक की कैसेट में लेने गया पहली दफ़ा. वो मेरी तो कुछ अर्ली मेमोरीज वो वाली हैं. और म्यूज़िक सीन तो काफ़ी मेरे ख्याल से उस टाइम तो. अच्छा 90s मुझे ये ज़रूर लगता है कि आई मीन एटलीस्ट मैं जिस लेंस से देखता हूँ, मुझे ये लगता है कि मैं उस वक्त रहता था नॉर्थ ऑफ कराची में. अब मैं रहता हूँ जिसको आप कह सकते हैं डिफेंस व्हाटएवर elite area. I'm saying this because a lot of people might not know. So Karachi में, like, you know, north is considered a slightly, you know, underprivileged area in some cases, and you know, south is considered as a more posh area. तो मेरा स्कूल था सदर में, and what for me that travel time इतना होता था 1-1.25 घंटा कि मैं ऑब्जर्व करता हुआ जाता था. तो मैं सेंट पॉल्स में था, it was a convent school. तो मेरी जो मेमोरी है वो है लाइक नो सदर में, लाइक नो वाज वाचिंग द टांगास, द यू नो द नन्स, द यू नो अक्सर आपको हिंदू भी दिखते थे. आपने नन्स खुद देखी हैं मतलब? हाँ बहुत, लाइक वुमेन वेयरिंग स्कर्ट्स, लाइक आई हैव हर्ड दीस स्टोरीज, बट द गोन वुमेन वेयरिंग स्कर्ट्स. और हमारी टीचर्स होती थी सारी, यू नो दे वर ऑल क्रिश्चियन. सो वो सर तो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड कल्चर था. और वो जब आप वहाँ से जाते हो तो आपको जो है ना शेड दिखता है, वैसे मैंने एक्सप्लेन किया, आपको शेड दिखता है फ्रॉम सदर टू ऑल द वे टू नॉर्थ. और उसके अंदर अगर आप अब मिक्स ऐड करना शुरू करें, उसमें आप एना कोलाजन, अल्फा ब्रावो चार्ली, 92 वर्ल्ड कप, 99 वर्ल्ड कप, ISPR फंडेड, लाइक यू नो व्हाटएवर, जो कंटेंट था, धुआं था. मोस्ट फन एंड बेस्ट सॉन्ग्स फॉर क्रिकेट एंड नेशनल सॉन्ग्स वो 95-96 वाले एरा में, वर्ल्ड कप 96 वाले टाइम बहुत अच्छे, बहुत मजे के. जज्बा जुनून इज फ्रॉम दैट टाइम एज वेल. तो म्यूजिकली तो 90s was the, I think in a way, the peak of independent record label run music, maybe. I would not as call compared that. to अभी तो corporate run industry. I personally think it's a corporate run industry. But 90s में एक आर्टिस्ट जो है वो एक रात में उसको एंट्री बोलते थे. एंट्री बजाने जा रहा हूँ. एंट्री बजाने का, that's the word. अभी भी लोकल सीन में यूज होता है. नहीं, क्या मतलब है? कॉन्सर्ट बजाने को एंट्री बजाना बोलते थे आर्टिस्ट. ओके. वो टाइम था कि जब शहजाद रॉय या बहुत सारे और भी लोग थे, जुनून, ये सब जो थे, आवाज़,
ये एक रात में 3-3 एंट्रीज बजाते थे। वाओ। यानी कि एक एरिया में बजाया शो 9 बजे, 10 बजे दूसरी जगह बजाया, 11 बजे 3-3, 4-4 शोज भी लोगों ने बजाए एक रात में। एंड दिस यूज्ड टू गो ऑन फॉर लाइक एवरी वीक, एवरी वीकेंड, वीकडेज में भी। दिस वाज अ होल एरा। इतना कॉन्सर्ट होता था, आपको कॉन्सर्ट हर जगह मिलेगा, वो वाला एरा था। तो वो म्यूजिकली आई थिंक 90s और इवन अर्ली 2000s थोड़ा सा। आपको नहीं लगता कि दैट वाज नहीं, so where I was coming down to was कि you know, so living in Karachi, आपकी 2-3 साइकिल्स रही हैं कराची में, लेकिन हालात बहुत ख़राब थे 90s में, और उसकी वजह से आई थिंक आई सी आर्ट एज बीइंग जहाँ पे बहुत रिबेलियसली काम भी हो रहा था, इवन इफ इट वाज लाइक से उमर शरीफ or Moin Akhtar, like a lot of these comedy shows were happening, and on the other end, like there was a lot of violence that was happening. So we grew up in that. At least like like I remember categorically के हम उस तरीके से बड़े हुए हैं, और I think मुझे ये लगता है उसका impact music के ऊपर भी पड़ता है, national spirit के ऊपर भी पड़ता है, overall पड़ता है। और I think ये तो मैं जरूर कहूँगा कि क्रिकेट के बेस्ट गाने तभी बने, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि now I make it a point of meeting young people, और मुझे लगता है हर एरा को ये लगता है कि बेस्ट काम उनके वक्त में हुआ है। सो इसलिए मुझे ये लगता है कि जैसे जो शख्स 10 साल पहले ज़्यादा एक्टिव होगा सुनने में, उसको लगेगा कि जी कोक स्टूडियो ही सब इट्स द एंड ऑल ऑफ म्यूजिक। हमें लगता था कि वाइल्ड साइंस एंड स्ट्रिंग्स वर लाइक द एंड ऑल ऑफ म्यूजिक। तो आई फील कि लाइक दैट्स व्हाट्स कॉल्ड एजिंग। तो हम जब एज कर रहे होते हैं तो हम अपनी मेमोरीज को उसमें पैक कर देते हैं, बिकॉज दैट्स when we are learning, when we are most vulnerable, and when we are developing our form of expression, which kind of like then translates to art and songs and videos. लेकिन 90s में मतलब मैं तो सिर्फ उस तरह देखता हूँ कि अगर आप मैक्रो पे जाएं एंड देन यू सी द होल पैरामिड नीचे तक, मतलब पिछले 5-8 सालों में आई डोंट रिमेंबर ऐसा कोई गाना कि जो हर वक्त आपकी ज़बान पे हो, हर इवेंट में भी चल रहा हो। ठीक है, अभी जैसे पसूड़िया है रिसेंटली, दैट वाज वन ऑफ द एग्जांपल, बट उस तरह का वो जो है ना कि ऐसी कुछ चीज़ जो पिछले 8-10 साल पुरानी भी अभी उतनी ही इन ऑफ, जैसे जज्बा जुनून या जो हमारे आई थिंक पैट्रियोटिक सॉन्ग्स थे, वो तो अभी भी मेरे ख्याल से आप अभी भी गाड़ी में लगाओ तो समहाउ आपको ना एक फील अली अजमत की, मतलब सो आई डोंट नो, आई मीन that's true I think उस जमाने में एक आर्टिस्ट या एक गाना जो है वो मासेस तक पहुंच जाता था। 4 चैनल थे आपके पास, 4 चैनल टोटल थे। डिश अगर आपके पास डिश एंटेना है तो थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, 3-4 चैनल थे। उस पर वीकली या ऑलमोस्ट कुछ चैनल्स पे 2-3 दफ़ा महीने वीक्स में वो आते थे, म्यूज़िक शोज आते थे। सो ऑल द म्यूज़िक फ्रॉम पूरे कंट्री से, पूरी पाकिस्तान की आवाम अगर 4 चैनल्स पे म्यूज़िक 9 बजे प्राइम टाइम पे देख ही लेती है। सो जो गाने हैं, आई थिंक दैट्स थोड़ा सा उसका रोल है। ऑप्शंस हमारे पास बेसिकली कम तो थे। अटेंशन स्पैन भी था, एक तो अटेंशन स्पैन भी था। तो यानी कि 9 बजे फॉर एग्जांपल अगर पीटीवी पे या एसटीएन पे कोई म्यूजिक शो आ रहा है तो आपकी पूरा पाकिस्तान देख रहा होता था, वो पूरा पाकिस्तान। इंस्टाग्राम रील नहीं थी, 15 सेकंड का डेटा भी कम था ना, मतलब लोग बैठे हुए, इंटरनेट इतना 95 तक तो इंटरनेट इतना था ही नहीं, था बिल्कुल ही नहीं। तो आई थिंक वो अटेंशन स्पैन ज़्यादा था, कंजम्पशन थी क्योंकि टीवी पे आ रहा था और लोग देख रहे थे, ऑप्शन नहीं था, चैनल स्विच करने का ऑप्शन नहीं था ना, दूसरे चैनल 3-4 चैनल थे। तो आई थिंक वो एरा इसलिए म्यूज़िक के लिए भी थोड़ा सा बेहतर था कि म्यूज़िक पहुंच रहा था। अब उसकी फ्लिप साइड ये है कि अब आसान भी है इंस्टाग्राम के थ्रू, बट अटेंशन स्पैन इज़ वेरी लेस। सो 15 सेकंड में इफ़ यू आर टचिंग द ऑडियंस तो दैट्स अ क्विक कंजम्पशन वाला चक्कर है। इवन देन भी 15 सेकंड, आई एम अ म्यूज़िक गाय, मैंने ज़िंदगी म्यूज़िक है मेरा, एंड आई विल बी ऑनेस्ट कि मैं 15 सेकंड शायद रुक जाऊँ किसी चीज़ पे। बिलाल, आपको ये लगता है कि अभी हम अगर अगेन पुराने ज़माने की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं एक तो आइडेंटिटी पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी बचपन में, पैट्रियोटिज़म, हर बच्चे ने फ़ौज में जाना है, मतलब एक बुनियादी तौर पर वो एक नॉट लाइक 100% बट एटलीस्ट 70 to 80-90 एज अ पाकिस्तानी। 14 अगस्त जिस तरह हम मना रहे होते थे, ईद वगैरह हो गई। अब ज़ाहिर है पिछले कुछ अरसे से, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन या इकॉनमी, मेरे ख्याल से शायद दुनिया खुलना शुरू हुई है और आप एक ग्लोबल सिटीज़न बने हैं, तो अब वो उस तरह की शायद अलाइनमेंट नहीं है। तो वो उस टाइम का जो म्यूज़िक था मे बी एज अ पाकिस्तानियत के साथ भी वो कनेक्ट हो पा रहा था। अब शायद कन्फ्यूजन का भी हम शिकार हैं कि यार आई थिंक पैट्रियोटिज्म ज़्यादा थी भी, और मतलब आई रिमेंबर कि 14 अगस्त वाले दिन मैं खुद
जो है ना बाहर से चीज़ें ला के सजाता था एंड एवरीथिंग। और गाने भी इस वजह से उस वक्त आते भी थे और कुछ ब्रिलियंट काम आया, दिल दिल पाकिस्तान वगैरह, ये सारे गाने जो आए, जज्बा जुनून थे वो गाने। अब मसला ये है, अगर अभी पेट्रियटिज्म आती भी है एज म्यूजिशियंस आती हैं तो आपके सामने 2 ही गाने रखे जाते हैं, वो तो जज्बा जुनून बनाते हैं या दिल दिल पाकिस्तान बनाते हैं, उसके अलावा कुछ नया सुनने के अभी भी वो रेफरेंस आते हैं, रेफरेंसेस आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अगर आपको 14 अगस्त का गाना बनाना है एज अ बैंड स्पेशली, आपको आते हैं कि भाई ऐसा कुछ बनाते हैं प्लीज। और जब वो ऐसा भी कहते हैं तो व्हाट इज ऐसा, लाइक इज इट कि इतना वायरल हो जाए, या वो ऐसा इन व्हाट आई थिंक दे डोंट नो देमसेल्व्स, क्योंकि हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं ये सुन के कि आप सेम चीज़ तो नहीं बनाएंगे ना, और ना आप बना सकते हैं। एक चीज़ है ब्यूटीफुल, मगर आप कुछ नया बनाएंगे और वो कुछ वैसी जगह शायद ले लें, बट उसकी आई थिंक एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। और आई थिंक इकॉनमी और लोगों के हालात की वजह से वैसे ही थोड़ा पेट्रियटिज्म कम हो गया है, बट आई थिंक दिल के अंदर सबके। What does Pakistan mean for you guys? Like, what is Pakistan for you? मैं ये सवाल का जवाब पहले नहीं दूंगा। यार मेरी लेंस के थ्रू तो आई थिंक इट्स हेल्दी chaos. I mean, I'm a product of chaos. I like, in a sense, my life is a chaos all the time. But I feel कि Pakistan is one of those. Like हमारी cricket team is chaos, music industry is chaos. Everything is like, so it's like एक डब्बा है, उसके अंदर बहुत सारी particles घूम रहे हैं, I think हुआ ये है कि पिछले 10 साल से I've been, उससे क्या कहें, 12-13 साल से I've been sort of on this identity thought journey. अब मेरा perspective clearly very different, like it's very different. पहले it was more patriotic. I think आज भी patriotic है, आज भी दिल में there's care. लेकिन अब I think like when you're 40, what you feel is care. या तो आप खुद चीज़ें सही कर लें. I think you want to be part of the system where you're fixing things rather than just looking at it as a spectator. So I feel कि for me Pakistan has always, but I also feel that that's what our speciality is. उसको हमें negatively नहीं देखना चाहिए, because I think chaos evolution होता है। हमारी ये भी हम सबको पता ही है कि वो chaos हो, like entropy थी तो चीज़ें इंसान बना। तो मुझे इसीलिए लगता है कि जब भी कभी कभार हम हारते हारते मैच जीत जाएंगे, कभी कभार कुछ नहीं हो रहा होगा तो कोई गाना ऐसा आ जाएगा, कोई ऐसा कुछ आ जाएगा। और मैं जब भी हमेशा ये समझता हूँ कि जब हम लोग आई थिंक एक और जगह पे ये बात कर रहे थे कि क्रिएटिविटी भी हमारी सराउंडिंग में इतनी chaos है because we are not bound to a system, bound to a label. I think that's why sometimes I think we feel more creative, like whoever wants to feel creative, because you're not really doing it for the money and you're not very hopeful that money will come. So I think that's why, and I think a good example is Young Stunners कि उन्होंने वो किया जो उनको feel हो रहा था, and it resonated with the people. Now imagine if they were signed to a label, a Pakistani label, they would not let them be so expressive जो जितने आज वो हैं कि वो हर किस्म की बात कर रहे होते हैं. So I feel कि वो we are a product of chaos, and I think जब जितना हम उसको embrace करेंगे, उसको हम organize नहीं कर सकते. ये ऐसा ही है और ये हमेशा से ऐसे ही रहा है, 47 से ऐसा ही रहा है और अब ये यही है. अब हमें इसी को ही बचाना है, किसी के साथ काम करना है. अगर हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे, I don't think वो सही हो सकता है. उसको वो organize नहीं हो सकता, बट वो इसमें ही बिरयानी बननी है. अच्छा, ये मैंने बहुत कम लोगों से सुना है, and I believe that too, कि the Karachi chaos especially is what makes me do music. अगर मुझे किसी सुकून वाली जगह पे बिठा दिया जाए, मैं ये म्यूज़िक नहीं बना सकता, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता. बट यूजुअली मैं जो बाकी अपने म्यूजिशियन दोस्त जो पंजाब साइड वगैरह पे रहते हैं, उनसे बात करता हूँ, कहते हैं ब्रो पहाड़ों में जाके म्यूज़िक बनाना. मैं कहता हूँ ब्रो मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मुझे वो हसल बसल चाहिए. Why do you say that? आई थिंक एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बन चुकी है कि ये पूरी ज़िंदगी यहीं पे रहें कराची में, और इस हसल बसल में ग्रो अप होके आई थिंक जब आप अपनी स्पेस में जाते हैं तो आपको फिर समझ आता है, यू चैनल इट आउट कि भाई ये सब मेरे साथ शायद आज हुआ है. अगर बहुत खामोशी होगी तो तुम कहोगे यार कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है. So much to absorb. So like too much of like I think happening, as and a now Pakistani- Sakoon feels like a bit like scary. basically. आपने जैसे कहा वो वही चीज़ है. आई थिंक पाकिस्तान में इतनी इवेंट्स हैं कि देयर इज टू मच टू एब्जॉर्ब एंड टू मच टू बी इंस्पायर्ड बाय, नेगेटिवली और पॉजिटिवली. दैट्स व्हाट हेल्प्स क्रिएटिविटी. मे बी यस,
आपका सवाल था पाकिस्तान क्या है, No, yeah. but it's a massively problematic home that unfortunately personal level बता रहा हूँ, जिस एज में मैं हूँ, I don't see it being better by the time I die. मतलब अगले 20 फौरन नहीं मर रहा हूँ, मगर अगले 20-30 साल 40 साल 50 ये पाकिस्तान सही नहीं होगा. एंड वी हैव सीन 90s की हम बात कर रहे थे कि 90s का एरा हमने देखा है और अच्छा था, और अब क्यों वो पेट्रियटिज्म नहीं है, बिकॉज द ग्राफ वाज ऑलवेज गोइंग डाउन. ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा अच्छे पॉजिटिव टाइम्स आते हैं, हल्का फुल्का आपको लगता है. आई एज अ क्रिएटिव पर्सन थिंक दैट वी हैड a lot of progress और बेहतर times in मुशर्रफ टाइम में भी आर्ट्स एंड कल्चर का आई थिंक थोड़ा सा रिवाइवल था, जो भी नैरेटिव जिसका भी होगा. A lot of the Karachiites हाँ, हम लोग ये सोचते हैं कि उस वक्त बड़ा थोड़ा बेहतर हुआ था सीन और फिर एकदम से खराब हो गया, बट द ग्राफ जो जिस चीज स्पीड से नीचे जा रहा है, सो वो पेट्रियटिज्म फॉर ऑब्वियस रीजंस रहेगा नहीं रहेगा. लाइक देयर इज नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लाइक खुली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बात कर रहा हूँ. बहुत सी चीज़ें, हज़ार चीज़ों पर हम बात ही नहीं कर सकते. Let's say if you exclude politics, उसके अलावा भी Yeah, of course. You can't question a lot of things, be it religion, be it your political ideology. So I think there is no freedom of expression. खुल के आपको जो पहनना है वो आप यहाँ नहीं पहन सकते. बुरा लगेगा लोगों को, नफरत करते हैं मुझसे, मगर that's how it is. फैक्ट्स पे बात करें तो बहुत सी चीज़ें नहीं हैं. सो यू कांट एक्सपेक्ट समवन जिसके पास बिजली, खाने की चीज़ें, रहने के लिए जगह, गैस नहीं है, तो फिर आप जब म्यूज़िक एक आर्ट फॉर्म है और एक लोग उससे रिलेट सुकून से एल्बम सुनता है बंदा. जब एल्बम सुनते थे, एल्बम कल्चर था, एल्बम वो बंदा सुनता है जिसकी बाकी चीज़ें सिक्योर लाइफ है, कंफर्टेबल लाइफ है, खाने को है, चीज़ें, घर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, देन आई विल कंज्यूम म्यूज़िक. तो म्यूज़िक की कंजम्पशन तो आप आई थिंक नॉर्मल यूज़र की बात, नॉर्मल कंज्यूमर की बात करें म्यूज़िक की, वो तो तब कंज्यूम करेगा ना जब बाकी एलिमेंट्स से बाहर तो आए. वो तो बिजली, आटा, गैस, सिक्योरिटी, चोरी, मोबाइल स्नैचिंग, गाड़ी का मसला, ये मसला, वो उससे बाहर ही नहीं आ रहा, तो वो आपकी एल्बम कैसे सुनाएंगे. सो म्यूजिशियन और म्यूज़िक की क्रिएटिविटी और एल्बम रिलीज़ करना और गाने रिलीज़ करने में थोड़ा सा इफेक्ट ही आता है कि अगर हम लोग कंजम्पशन चेंज है. क्रिएटिविटी की बात करें, as a musician या as someone who is making a music, what really do you need to make a really good music or a piece of art? Like, because सुनने में again non-musician के यार गम होना बहुत ज़रूरी है, कोई दिल टूटा हुआ and all that, you know. Like, do you feel like that is important or? आई थिंक एक्सपीरियंसेस जो आप बात करें कि गम हो, खुशी हो, कुछ भी हो, उसके साथ साथ आपको यू नीड वास्ट लाइब्रेरी ऑफ म्यूज़िक दैट यू हर्ड एज वेल. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई थिंक वो लैक करते हैं काफ़ी लोग. एंड Exposure in that industry. इंडस्ट्री, आप ऑब्वियसली आपने ज़्यादा चीज़ें सुनी नहीं होंगी, आप ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, आपके पास ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं. वही बात है कि अगर आप कहते हैं कि आप बाहर जाएं, मुल्क से एक्सपोजर लेकर आएँ किसी और मुल्क से, तो आपको बिजनेस आइडियाज़ भी आते हैं. 10 चीज़ें हैं, ऑब्वियसली आपकी आंखें खुल रही हैं. एक चीज़ आपने देखी भी नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं की, तो आप कैसे फिर उस पर क्रिएट कर सकते हैं. म्यूज़िक में भी वही बात आती है. आपने ज़्यादा, वो एक लैंग्वेज है ना, हर मुल्क की, हर शहर की एक अलग लैंग्वेज चल रही है. कहीं पे कुछ म्यूज़िक हो रहा है, कहीं पे कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है. तो आई थिंक यू नीड टू हैव वेरी वास्ट लाइब्रेरी. एंड देन आप अगर लिरिक्स में बात है तो आप वही, उसकी भी एक अलग वोकैबुलरी है. आप कितना आपने पढ़ा हुआ है, कितने आपने शायरों की चीज़ें पढ़ी हुई हैं, सो मैनी ग्रेट राइटर्स. आई थिंक इन सब चीज़ों का एक एमलगमेशन जो है, उसके बाद जाके एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है. अदरवाइज देयर इज़ नो फॉर्मूला टू इट. कभी कभार आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, एक बंदा कोई रैंडमली चीज़ें लेकर आता है, कितनी खूबसूरत चीज़ें. I don't think there's a formula to it. And how important is pain to craft a good music? I think ये जो बिलाल कह रहा है, उसके ऊपर I just add in connection to what you're asking, कि मुझे लगता है आपकी कहानी बहुत important, बहुत मैटर करती है. आपकी अपनी कहानी. Because I think आपकी अपनी कहानी ट्रांसलेट करती है to your creative expression, जो भी है, वीडियो है, म्यूज़िक है, whatever. अगर आपकी कहानी में एक्सपीरियंसेस ही नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत एनॉमली होगा कि आप कुछ इसको करेंगे. वो शख्स कुछ कर सकता है. अगर आपके पास वो डेटा नहीं है, जैसे बिलाल इज सेइंग कि इफ यू डोंट हैव दैट लाइब्रेरी ऑफ म्यूजिक, एंड आई वुड ऐड स्टोरी नहीं है. अगर आपने वो, और इसको आप हार्डशिप्स कह लें, बट मैं कहूँगा एक्सपीरियंसेस
तो फिर उसी के अंदर पेन भी आ जाता है कि आई थिंक वो पेन जो है ना आपके, मुझे लगता है कि वो आपके जो भी न्यूरॉन सिस्टम होता है उसमें दरवाजे खोलता है. बिकॉज बच्चा क्या होता है, आई एम अ डैड, तो बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है उसको बहुत सेफ स्पेस दी जाती है, उसको ये बताया जाता है कि जी फिक्र ही ना करो. लेकिन वो जब बड़ा होता है उसको रियलिटी चेक कब मिलता है? हमने सब कब सीखा? जब हमें चोट लगी. सही है, जब हम गिरते हैं. अब तो बच्चों को उठा देते हैं, बट हमें अब जनरली ये भी कॉन्वर्जेशन है कि नहीं उठाओ उसको, बोलो उठे. या जब आप स्विमिंग करने जाते हैं तो पहला पानी जाएगा अंदर, यू नो, लाइक इट इज़ व्हाट इट इज़. सो आई थिंक pain does open areas in you, within your heart, within your soul, within your mind, you know, jahan se phir you're now equipped with more tools to, you know, to express yourself, you know, because guitar to har kisi ke paas hai. It's, you know, it's your what can make your art unique, or what can make your creative expression unique is your experience. वरना तो यू नो सबके पास सेम सैम्पल लाइब्रेरीज हैं, सबके पास सेम, यू नो, सेम सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सबके पास सेम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सबके पास सेम सब कुछ होगा. बट आई थिंक हम सबकी कहानी डिफरेंट है, दैट्स व्हाई वी साउंड डिफरेंट. दैट्स व्हाट आई फील. आई थिंक ब्रेन इज ऑल्सो लाइक अ मसल. सही है कि जितना आप मसल को स्ट्रेस में डालते हैं, वो जब ब्रेक होती है तो फिर वो जब रीफॉर्म होती है तो उसका इट हैज़ अ बेटर शेप, इट्स बेटर फॉर्म, it's better in every way. I think I would say कि pain does that to your mind. अच्छा म्यूजिक दुख से रिलेट करता है बंदा, अच्छा म्यूजिक, बट पेन को आई वुड से बेटर वर्ड फॉर दैट पेन वाला एस्पेक्ट इन म्यूजिक इज जो एम्पैथी और सिंपैथी है. बेसिकली तो आप मोमेंट से कितना ज़्यादा रिलेट हाँ, कर सकते हैं. जरूरी नहीं है सैड हो, बिकॉज द थिंग इज अ लॉट ऑफ पीपल मेक हैप्पी म्यूजिक एंड दे मेक गुड म्यूजिक. इट्स हार्ड फॉर एटलीस्ट फॉर मी टू मेक हैप्पी म्यूजिक. नहीं है, मतलब वो वाला वाइब में नहीं है. बेसिकली किसी भी इमोशन के आप उस पूरे इमोशन को अंदर उसके आप जाएं, बेशक वो हैप्पी है, बेशक वो डीप है, वेदर कोई भी इमोशन है, बेशक वो आई डोंट नो एंगर है, उसको एक्सप्लोर करके म्यूज़िक बनाना पूरा, नॉट जस्ट लाइक पर्टिकुलरली वन. थोड़ा सा मुझे बताएं कि लाइक पिछले अगर हम लेट्स से 2 दिहाइयाँ लें, 2001 के बाद का म्यूज़िक, उसको आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान का जो म्यूज़िक लैंडस्केप पूरा चेंज तो नहीं हुआ, लाइक लेट्स से इवॉल्व हुआ है 2001 से 24 तक. उसमें कोक स्टूडियो का बहुत बड़ा रोल है, फिर बैटल ऑफ द बैंड्स आप लोग उसमें से जैसे यू नो इमर्ज करके निकले, फिर छोटे छोटे हमने नेस्कैफे बेसमेंट देख लिया, विलो हो गया, और इस तरह के आई डोंट नो काफ़ी ज़्यादा. अब तो वो ब्रांड्स ने अपने भी शुरू कर दिए हैं. तो ओवरऑल इकोसिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ है? आई थिंक 2001 से 10 तक तो फिर कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं. 2010 के बाद एक पीरियड आया था जहाँ पे कॉन्सर्ट्स ही नहीं होते थे. उस वक्त कश्मीर जस्ट स्टार्टेड ऑफ, और हम कहीं ओपन भी करना चाहते थे ना, हम बैक कर रहे होते कि भाई बजाने दे दो यार. हमने कहीं खुदकुश हमले और मेरे ख्याल से दैट वाज द मेन. उसकी वजह से जब ये सारे नेस्कैफे, पेप्सी, बैटल ऑफ द बैंड, ये सब शोज आ रहे थे, तो आई थिंक दैट केप्ट म्यूजिक अलाइव. कोक स्टूडियो, कूडोस टू कोक स्टूडियो फॉर दैट एज वेल, कि उस वक्त उस दौरान वो है कोक स्टूडियो लाइक द फर्स्ट 2008. तो आई थिंक उस दौरान इतना म्यूजिक निकाल के सबको इंटैक्ट रखा हुआ था. वरना आई थिंक 2 से 3 चैनल थे, 8XM वगैरह, जहाँ पे पाकिस्तानी म्यूजिक भी बहुत कम ही चलता था. आई थिंक चलता नहीं भी था. 7-8 तक चलता था. 8XM याद है हाँ, पैरेलल. आई थिंक वो वही वाली बात है, कोक स्टूडियो के अच्छे पार्ट्स भी हैं, बुरे पार्ट्स भी कह सकते हैं, मगर अच्छी चीज़ ये है कि वो एग्जैक्टली उस टाइम पे स्टार्ट हुआ है जब इंडस्ट्री के कॉन्सर्ट ही बंद हो गए थे. तो आई थिंक कोक स्टूडियो ने साइड में पकड़ के रखा हुआ था. एक पैरेलल म्यूजिक इंडस्ट्री तो है नहीं, मगर म्यूजिक सीन को पकड़ के रखा अभी तक. और वो सारा फेज शायद अगर कोक स्टूडियो भी ना होता, आपके आधे से ज़्यादा मेजॉरिटी एक्चुअली आर्टिस्ट जो थे उस वक्त परफॉर्मिंग जो बजाते थे, और जब सीन ख़त्म हुआ है, सो काफ़ी आर्टिस्ट पाकिस्तान छोड़ के चले गए. मेजॉरिटी एक्टिंग में आ गई, बिकॉज दे हैड टू सर्वाइव, दे हैड टू सस्टेन. ये नहीं है कि वो इसलिए आए क्योंकि म्यूजिक सीन नहीं चल रहा था, तो वो एक्टिंग में आ गए. और कोक स्टूडियो ने फिर रोक के रखा हुआ था. मेजर चेंज जो मुझे लगता है, जो शिफ्ट, जो मेजर लास्ट 20 साल में शिफ्ट आया है, वो मुझे लगता है कोविड म्यूजिक सीन में, मतलब म्यूजिक का एक तो सुनने का, म्यूजिक के टाइप में, आई थिंक कोविड के बाद फर्क आया है. बिकॉज इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, इंडी आर्टिस्ट पहले भी थे, मगर वो पहुंच नहीं पाते थे.
तो एक अपनी ऑडियंस एक सीन था, एक सर्टन 10 से 15 आर्टिस्ट थे, वो आज भी वही चलते तो हैं, मगर वो एक थे और उन्हीं को सुना जाता था। इंडी म्यूजिक, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कोई डिफरेंट काम कर रहा है वो नहीं पहुंच पाता था। आई थिंक कोविड में जब सब बंद हो गया और सब घर पे बैठ गए, तो उस वक्त वो इंडी आर्टिस्ट और वो बहुत से ऐसे लोग हैं, मुझे लगता है ऐसा, इवन तलाल कुरैशी, तलाल कितने सालों से हमारे टाइम से ही काम कर रहा है, मगर वो डिफरेंट काम कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक काम कर रहा था और एक्सेप्टेंस नहीं थी, नहीं सुन रहे थे लोग, नहीं सुन रहे थे। बट कोविड ऐसा टाइम है जब सब घर पे बैठे हैं और खामोश हुए हैं, तो एक नए लॉट को व्यूअर या लिसनर मिला और सबको मिला। इवन हम लोग पुराने लोग थे, मगर ये है कि अगर मैं कोई एक छोटी सी चीज़ 1 मिनट का बना के, कोविड में फारिग बैठे थे, कमर्शियल काम से हटे हुए थे, तो एक चीज़ बना के अपलोड की है, उस पर इतने ज़्यादा शेयर, इतना ज़्यादा कमेंट्स, पर्सनल मैसेजेस, क्योंकि सुकून से लोग कुछ और था नहीं करने। और डिजिटल का भी तो मेरे ख्याल से राइज हुआ और उसके बाद वो सोशल मीडिया, फिर उसके बाद एप्स, पटारी आई जैसे, सो उसकी वजह से एक थोड़ा सा आई थिंक हाइप अप आई। वीलो साउंड स्टेशन आया, उसने साउंड कुछ आई थिंक चेंज कर दिया। स्पॉटिफाई पे जाना आसान हो गया। देखें अभी सबसे ज़्यादा एक डिस्ट्रीब्यूटर ही चाहिए होता है ना एक आर्टिस्ट को टू स्प्रेड देयर म्यूजिक। आई रिमेंबर व्हेन वी वन पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स, उसके बाद हमें कोई जरिया ही नहीं पता था कि हम अपना म्यूज़िक स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, इन सारी जगहों पे कैसे डालें। फिर हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर नया लॉन्च हुआ था और एक आई थिंक साइलेंट रॉर उस वक्त एग्जिस्ट कर रहा था, तो नया डिस्ट्रीब्यूटर हमें बेटर डील दे रहा था, तो उसके थ्रू हमने किया। और उस वक्त भी पाकिस्तान से कोई स्पॉटिफाई तो था ही नहीं, स्पॉटिफाई तो अभी तो उस वक्त जो भी था वो सब कुछ बाहर से ही हो रहा था और उसने अपना अकाउंट बनाया था। आई थिंक उस वक्त डिस्ट्रोकिट करना मुश्किल था, इंडिविजुअली कुछ चक्कर था, आई एम नॉट श्योर। बट वो कोविड वाले टाइम में सब कुछ इतना आसान हो गया कि आप जाएं डिस्ट्रोकिट पे $30 या कुछ है आई थिंक ईयरली फॉर द बेसिक अकाउंट। आप खोलें, अपना म्यूज़िक डायरेक्टली अपलोड करें, सारा एनालिटिक्स आपके पास आ रही हैं, आपका सारा म्यूज़िक जो है हर प्लेटफॉर्म पे लग रहा है, बी एट डीजर, बी एट एप्पल म्यूज़िक, बी एट स्पॉटिफाई। तो वो एक आसानी भी क्रिएट हो गई और वहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। क्योंकि आप तो शुरू का हिस्सा भी थे कोक स्टूडियो का, तो हाँ मैं ये समझता हूँ। आई मीन ऑफ कोर्स मैं आई वाज 23-24 व्हेन आई जॉइंड, मैं 33 का था जब मैंने छोड़ा। मैं तो बड़ा हुआ वहाँ पे, इस वजह से नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो बैकबोन पकड़ी रही ना वो कोक स्टूडियो ने पकड़ी। और उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे आप देख रहे थे, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, और जितने भी ये ब्रांडेड शोज़ हुए आई डोंट थिंक किसी ने भी उस स्पिरिट को टच नहीं किया, ना ही कर सकते हैं। और उसका रीज़न ये है कि आप जब एक चीज़ को बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना, दैट्स इट, सही है। आप कोका कोला की अपनी इथॉस देख लें और आप देख लें कोक स्टूडियो में क्या हो रहा था, इट वाज वेरी कॉन्ट्रास्टिंग। because that was altogether a separate project that had nothing to do with the traditional Coke Studio marketing. It was more like, मैं बताऊँ, I think उसकी स्टोरी, जब भी मैंने ज़िंदगी में किताब लिखी तो मैं ज़रूर कहूँगा, I think it's a story of a startup। अगर आप देखें कि थोड़े से पैसे थे जी, ये पैसे के साथ कुछ कर लें, और उन्होंने किया। इट वाज नॉट बीइंग डिक्टेटेड थ्रू एक मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, मेल फीमेल इतना कर लेंगे तो ये। Because you also mentioned अपलोड भी आप लोग खुद ही कर रहे थे YouTube। हाँ, it was literally a startup, like, you know, it was a passion it was a passion project, and like, you know, everybody was like, you know, was in it as a human being, and everybody was। और वो जो live music है, I mean, I'll be honest, to do what that band was doing, it was, I would say, it was almost inhuman in a sense, in our scheme of things, because you know, एक ही चीज़ को 10 बार बजाना और उसके बाद फिर उसको याद रखना और उसके बाद फिर उसको रेप्लिकेट करना, उसके बाद फील में भी रहना है वो। सो मैं ये कहूँगा कि वो जो मैजिक है, दैट स्पिरिट, वो कुछ हो रहा था। और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा किसी यू नो किसी एक एंटिटी का होता, डेफिनेटली लाइक बीइंग स्पीयरहेडेड बाय रोहेल भाई, एंड Rohel's ability to say no and Amber's ability to hold the fort, because both of them, like, you know, the earlier producers, they were very adamant कि यार हम क्या करना है हमें और क्या हम नहीं करेंगे, और अगर नहीं करने का मतलब है हम वॉकआउट कर जाएंगे, सही है। सो जब आप उस स्पिरिट के साथ काम करते हैं ना, फिर पूरी ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। जैसे एक स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप में कोई पैसे देने वाला आपको बता नहीं रहा होता कि ये करो, उसी तरीके से म्यूजिक में भी हो रहा था। जब तक वो हो रहा था तब हुआ, जिन इंस्टेंसेस पे वो नहीं हुआ वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी आई। सो आई वुड से कि आई थिंक वो अप्रोच किसी और ब्रांड ने नहीं पकड़ी, आई डोंट थिंक किसी ब्रांड ने पकड़ी, कि जहाँ पे उन्होंने कहा यार हम इसको एक फंड देते हैं और हम बैक सीट लेते हैं। लाइक मैं आपको जनरली बताऊँ, उस वक्त की कोकी टीम
was so decent in a sense कि कई बार वो कहते थे यार एक बोतल कम कर दें, हमारी नियॉन बॉटल्स लगी होती थी ना, वो कहते यार एक दो बोतलें हटा दें, तो हम हटा देते थे। कई बार हम कहते थे नहीं यार हमें यहाँ पे रखनी है, ये कौन ब्रांड कहती है, अब तो हर ब्रांड चाहती है कि हर वक्त पीते हुए भी बंदा गा रहा हो और पिए, लाइक it's like and no shade on any other वो, it's because I think वो अभी हम जो बात कर रहे थे, it's because I think marketeers cannot really dictate art. सही है, जब भी वो होगा, और वो मार्केटियर्स भी क्या है हमारी इसमें ऐसा तो नहीं है क्योंकि 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिससे बड़ा वो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से मेन लोग निकल रहे हैं, एक लम्स है एक IB है, और what's taught there I feel is largely to run a business and they view most of the things as a business. उसमें से कुछ anomaly लोग निकलते हैं, कुछ बहुत अच्छे लोग निकलते हैं. I have come across a lot of people who are very daring, very passionate, etc. etc. बट लार्जली जो लॉट होता है जो सिर्फ उस ब्रांड के अलावा और जगह पे स्प्रिंकल होता है, वो देख, एक तो वो कर रहा होता है अपने दोस्तों के लिए काम, सही है, एंड इट्स नॉट कमिंग आउट ऑफ अ प्लेस ऑफ बिटरनेस, इट्स लिटरली लाइक उनका वो लेंस ही नहीं होता यार. लाइक अभी मैं एक मीटिंग के अंदर गया था, आई विल बी ऑनेस्ट, आई वॉकड आउट ऑफ इट बिकॉज इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम. विद द ब्रांड, इट वाज विद द ब्रांड. आई वॉकड आउट ऑफ इट बिकॉज आई थिंक दे आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम. लाइक आपको अगर कुछ बनवाना है तो मैं बताएं, ब्रीफ हम बना के दे देंगे आपको, या अब हम पे डालेंगे सनो पे, आपको बना के दे देंगे, जैसे टीना जी ने कहा था उसमें. लेकिन अदर देन दैट आई डोंट थिंक दे इवन अंडरस्टैंड द ईथर्स, आइडेंटिटी. लाइक मैं 25 मीटिंग्स के अंदर तो मैं बैठ के मुझे बताया जा रहा होता कि जी ये करना होता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाई आई सेड कि वो 10 साल में पढ़ा हुआ उसमें, अरे भाई अगर आपने बताने हैं तो मुझे बता दें. So what I'm saying is कि you cannot really create जब आपके ऊपर एक मदरशिप बैठा हुआ. That's not what was happening earlier on. That's अच्छा, उसमें फिर आर्टिस्ट का भी होता है. आर्टिस्ट भी कई बार कहता है यार पुश बैक देता है, कहता है मैं ये नहीं करूँगा. You should have the ability to walk out, to say no. That's what artists are. Like you should, अगर आप comply कर जाएंगे, वो करेंगे तो आप कर रहे हैं, but you're not doing a service to और मैं ये भी कहूँगा जी, कोक स्टूडियो वाज बीइंग लुक्ड एट एज अ बिजनेस के, लाइक एक पैसे में ना एक एग्जीक्यूशन देना, और एक कोई ऐसा कोई KPI सेट नहीं होता था, बट लाइक इट टुक इट्स टाइम टू बिल्ड अप. A lot of people, a lot of these marketing, whatever agencies or these brands, they're looking at it success now. वो ये नहीं देख रहे कि पहले 2-3-4 साल. मुझे पता है कि मैं वो गाने का ही नाम ये नहीं, मुझे thousands of instances, because जब हम अपलोड करते थे गाना, तो it was you would usually be like me and Rohel in the room. I was like 23 that time. और मुझे याद है कि एक वो होता था लाइक अलिफ अल्लाह चंबीती बूटी, पहले आई थिंक 4 दिन पिटा था वो गाना, ठीक ठाक पिटा था. आई रिमेंबर इट क्लियरली. पहले आई थिंक 2-3 दिन पिटा होगा, if I'm not wrong, but then it changed the trajectory of Pakistani music altogether. So the thing is कि what I've learned is that आप उसकी बिगिनिंग स्टोरी देखें और आप उसको रेप्लिकेट करने की, वो कंडीशंस को रेप्लिकेट करने की कोशिश करें, रादर देन आप कितनी भी SMDs लगा लें. आजकल सबके पास अच्छे कैमरेज हैं, सबके पास अच्छी SMDs हैं, तकरीबन वही लोग हैं जो डायरेक्ट कर रहे हैं, वही लोग हैं. हम सबको क्वेरीज आती हैं, सिमिलर क्वेरीज आ रही होती हैं. द थिंग इज व्हाट्स डिफरेंट वुड बी द अप्रोच ऑफ द मार्केटिंग, कि वो हमें वो करने दे जिसके लिए आप हमें अप्रोच करें. उसके लिए आपको हमारा काम कंज्यूम करना पड़ेगा, वो लाइब्रेरी कलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे तुम कह रहे थे, वो लाइब्रेरी कलेक्ट करनी पड़ेगी आपको कि आप हमारा भी काम कंज्यूम करें. ओवरऑल आप उन रेफरेंसेस को तो समझें, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि बस वो मैजिक वॉन्ड की तरह हो जाएगा, तो हो सकता है. अब लेकिन दूसरा बिलाल मुझे बताएं कि और जो ब्रांड्स खड़े हुए, पेप्सी का हो गया, नेस्कैफे और इस तरह के, उस तरीके के साथ वो ब्रांड क्यों नहीं बन सके? नॉट कि वो पेप्सी ने अच्छा काम नहीं किया, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द म्यूजिक, कि कोक स्टूडियो इतना लंबा खड़ा रहा. लाइक डू यू थिंक इज इट जस्ट द मनी व्हिच वाज बिहाइंड कोक स्टूडियो? अब इनोवेशन पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा हमने देखी, कोई पसंद कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, वो एक अलग डिस्कशन है. बट अगेन इन टर्म्स ऑफ द इकोसिस्टम, आई थिंक अगर आप बैटल ऑफ द बैंड्स की बात करें, उनका सिर्फ एक मसला था कि उनको ये याद नहीं था कि बैटल ऑफ द बैंड्स और इस बैंड को हमने स्टार बनाना है. एग्जैक्टली. उन्होंने वो फैक्ट्री बना दी थी, अगले साल फिर हो रहा है, उसके अगले साल फिर हो रहा है. दैट इज़ अमेजिंग. बट आप टाइम लेके ब्रीथ करके उस बैंड को जिसको आपने जिताया है, पूरे लोगों ने, इतनी आवाम ने, उसके ऊपर तो कुछ इन्वेस्ट करें.
उनके लिए फोकस हो गया था जजेस, एंड जितने महंगे जजेस आ जाएं, एब्सोल्युटली, क्योंकि वहाँ से व्यूज़ आते, नहीं व्यूज़ वहाँ से नहीं आते, व्यूज़ गानों पे आना शुरू हो गए थे। मतलब फॉर 6 लोग का हमारा बैंड है ब्रो, हम मजाक भी नहीं कर रहा, हम लोग जो है ना साल के एंड तक पैसे जमा करते रहते थे कि एक गाना रिकॉर्ड कर लें, और ये 2012 से सिलसिला चलता है, इतने पैसे भी नहीं होते थे। एकदम से हमारी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गई, कैसे हो गई? कुछ हुआ है ना, कुछ गानों ने किया, वही गाने जो हम 2012 से कर रहे थे, बट हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यू शुड होल्ड ऑन टू दैट और उसको आप पुश करें, क्योंकि ये गाने कुछ कर रहे हैं। बट अगर आप वही फोकस कर रहे हैं कि आप जो पहले से लोग सेलिब्रिटीज़ हैं उनको पुश करने का क्या फ़ायदा? नहीं, लेकिन सो बेसिकली आप एक्चुअली अपनी ईथॉस के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। Yeah. जो आपका कॉन्सेप्ट है आप उसके अगेंस्ट काम उसके सो against आप ये कह रहे हैं कि बैंड तो आ गया, एक विनर आ गया, बट अगला जो स्टेप है वो वहाँ कहीं नहीं है। Yeah. फिर उसके बाद बस अगले सीजन की तरफ आगे। बट कोक स्टूडियो में भी तो मोर लेस ऐसे ही है कि कोक स्टूडियो में देखें एक इस्टेब्लिश हो चुका है कि भाई कोक स्टूडियो में आप अभी भी किसी बच्चे से पूछ लेना यहाँ पे, तो वो क्या यार मैंने कोक स्टूडियो में आना है, वो इस्टेब्लिश हो चुका है कि यहाँ पे अगर आप आ गए ना आप स्टार ऑटोमेटिक हो गया। अच्छा, मैं उसके अंदर शायद एलैबोरेट करता हूँ। सी, वेरी गुड पॉइंट कि फॉर एग्जांपल हम कभी भी अपनी इथॉस के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे थे इवन अभी तक 15 साल में। और हैट्स ऑफ टू यू नो जो बैक एंड टीम होती है, एक्चुअली उसमें भी कुछ लोग होते हैं, यूजुअली 1-2 लोग होते हैं जो कर रहे होते हैं। बैटल और बैंड्स को अगर आप डिकंस्ट्रक्ट करें, उसका इथॉस है कि जी हम एक आर्टिस्ट को चुनेंगे और वो बनाएंगे और उसके ऊपर हम लोग बिल्डअप करेंगे। लेकिन जहाँ आपने उसके ऊपर ऑक्सिलरीज डाल दिए ना, अब आर्टिस्ट पीछे हो गए हैं। सही है। और अब यानी कि फ्रॉम व्हाट आई ऑब्जर्व्ड, बिकॉज आई थिंक 2017-18 में आई थिंक यू गाइस डिड दैट, एंड आई वाज लाइक यू नो इट्स ग्रेट, आई मीन बट मैं जजेस का क्या करूँगा यार, यू नो। बट कोक तो आप स्टूडियो डिसाइड करें, आपको गाना बनाना, आपको बैंड को पुश करना है कि आपने इनको बनाना है, उनके साथ फिर एक शो बनाए, पॉडकास्ट राउंड टेबल करें उनके साथ 30 एपिसोड और आगे बढ़े। द प्रॉब्लम इज कि वो क्लियर नहीं होते। एक और बात, एक चीज़ है ना आर्ट में मैंने हमेशा ये देखा, क्रिएटिव काम है, दिलेरी बहुत ज़रूरी है। स्टार्टअप्स में भी दिलेरी बहुत ज़रूरी है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। सही है। तो अगर आप बहादुर नहीं है ना अपनी अप्रोच में ओवरऑल, जैसे लाइक नो बिलाल या कोई भी आर्टिस्ट, अगर आज वो ये कहे यार मैं तो अब यू नो तलाल जैसे म्यूजिक बनाने लगूंगा, what Talal is doing, he's absolutely great in that. Yeah. And what Bilal is doing is absolutely great in that. सही है। ब्रांड्स के बात समझ में नहीं आती, ब्रांड्स को लगता है कि ये कर सकते हैं, यही तो करना है। बिलाल को उठा के उससे कुछ और आप जो है आप पैड पहन लें, आप बॉलिंग करवा लें, आप उतार के आप बैटिंग कर लें, लाइक लिटरली दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन इन दीस मीटिंग्स। बीच में जब रैप और हिप हॉप बहुत ज्यादा हुआ था ना कोविड के बाद बेसिकली। हाँ, I kid you not, they know me, they know what I do. मुझे क्वेरी आई कि आप रैप कर रहे हैं, and I just started laughing on the phone, and this has happened twice, मतलब not even once, and I'm like आप, and these are agencies that I've worked with in the past, they're like नहीं आप कर दें। पिछले 1.5-2 महीने में तो I do jingles as well। 1.5-2 महीने में मेरा I think ये तो मुझे बहुत सालों से जानते हैं, मेरी अभी भी आपको भी आइडिया होगा मेरी ऐसी पर्सनैलिटी में 3 से 4 रैप गा चुका हूँ एड्स के लिए, बैंड्स के लिए। नहीं है हाँ, आज भी जाके मैंने अभी 2 गाने, हाँ उनको वो चाहिए। अच्छा, जो आपका सवाल था कोक कंपैरेटिवली विद अदर, वो उसमें मुझे लगता है कि ब्रांड अपनी जो कोर वैल्यूज़ या उस प्रोजेक्ट को लेके, उस आइडियोलॉजी को लेके होती है ना, वो उससे अलाइन नहीं रहता। ठीक है, इवेंचुअली डे 1 से आज तक चल रहा है। पहले कुछ साल स्ट्रगल के होंगे, एकदम से इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा, कुछ गानों उनकी भी ट्रैजेक्टरी यूं रहती है, बट आहिस्ता सो ब्रांड एक्विटी बिल्ड कर रहा है। ये मार्केटर्स को सोचना चाहिए, ब्रांड वालों को, कि वो आप अपनी ब्रांड एक्विटी बना रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आई वाज इन्वॉल्वड इन अ प्रोजेक्ट जो हमने क्यूरेट किया, सब किया, हम बहुत बोल्ड थे, हमने बिल्कुल ओरिजिनल म्यूजिक का साथ देने की कोशिश की, सब करी। हाफ वे थ्रू द प्रोजेक्ट व्हेन वी वर इनटू इट, उनके मालिकान सेट कल्चर ना, ये भी इसमें फ़र्क आता है बड़ा, कि बीइंग एन इंटरनेशनल एमएनसी है बहुत बड़े, उस माइंडसेट से और एक सेट कल्चर जो हमारे लोकल ब्रांड्स हैं, तो उसमें ये होता है कि उनको ये था कि मेरी प्रोडक्ट जो है इसको रोक दो, इस शो को। क्यों रोकते? इसमें मेरी प्रोडक्ट की बिकेगी तो कितने नंबर आएंगे, बिस्किट था कितने बिस्किट बिकेंगे, ये सवाल एक्चुअल डिस्कशन में आ गया कि ये बिस्किट मेरे कितने बिकेंगे, मुझे ये बताओ, वरना रोक दो इसको। आप म्यूजिक का शो कर रहे हैं, बिस्किट में कैसे बताऊं आपको कितना बिकेगा? अभी बिस्किट का तो ताल्लुक ही नहीं है, इट्स योर ब्रांड एक्विटी। सो यू वुड डू इट 1 ईयर, यू वुड डू इट द नेक्स्ट ईयर, यू वुड डू इट द नेक्स्ट ईयर आफ्टर। एक कंपाउंडिंग इफेक्ट है जो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप बिल्ड करेंगे, एंड देन पीपल वुड रिकॉग्नाइज। सेम फॉर पेप्सी, अपनी कोर वैल्यू भूल गए थे वो,
आप एक लाइव बैंड्स को प्रमोट कर रहे हैं, बैंड कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, आप उसके साथ रहें तो वो 20 साल बाद तो आया था। बिलीव लाइक आई थिंक मैं आपको ये भी था कि मतलब कश्मीर को सबसे ज्यादा उन्होंने फायदा दिया है, दे डन मोस्ट फॉर कश्मीर। उसके बाद बयान आया और जाया, हाँ, एंड देन फिर वो थोड़ा शिफ्ट भी आ गया था, उन्होंने हाथ ही उठा लिया। Yeah. दैट्स व्हेन दे डिसाइडेड कि दे वांट टू टच बैंड्स और बैंड म्यूजिक और रॉक म्यूजिक। जबकि कोविड के दौरान आ रहा था एक और ऑल्दो नेस्कैफे डिड वेल, Yeah. मतलब उसने एक बहुत बड़ा खेप म्यूजिशियंस का जो है वो उसको प्रमोट किया है, और वो Indie सारा लॉट जो है इसमें, इवन जो नॉट द फेस ऑफ द सॉन्ग बट जितने म्यूजिशियन हैं उसमें से काफी सारा लॉट जो है वो प्रोफेशनली अब म्यूजिक सीन में है और म्यूजिक बजा रहे हैं, सो हैट्स ऑफ टू देम, उन्होंने वो चीज़ की। बट वही बात है कि पहली बात तो हम ये डिस्कशन में जिसमें घुसे हुए हैं, इट्स अ ब्रांड रन छोटी सी इंडस्ट्री है, 24 करोड़ की आपकी आवाम है, और अगर आप प्रैक्टिकल लिस्ट बनाना शुरू करें कि कौन से ऐसे लोग हैं जो सोली म्यूजिक बिजनेस, बीइंग इट सेशन प्लेइंग, बीइंग इट आर्टिस्ट जो कॉन्सर्ट्स बजा रहे हैं, 24 करोड़ से ज़्यादा की आवाम होगी प्रॉब्ली। 200 भी स्ट्रेच कह रहा हूँ मैं, जो अच्छी क्वालिटी खुश सही हैं, घर अपना मेंटेन चला लेते हैं, ये 200 लोग हैं। 24 करोड़ में से 200 लोग की हम बात कर रहे हैं। सो देयर इज़ नो इंडस्ट्री, कहना कि इंडस्ट्री नहीं, देयर इज़ नो इंडस्ट्री। एक चीज़ जो मैं ये पाकिस्तान के इसमें ज़रूर कहूँगा ना, जो मैंने ऑब्ज़र्व की, जो अभी तक ऑब्ज़र्व करता हूँ, एक जो मैं ब्रेवरी की बात कर रहा था ना, जनरली एज अ नेशन वी वर अ वेरी ब्रेव नेशन। आई थिंक मैं 90s की अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स हम सब उस एरा के क्रिकेटर्स की अगर बात करें, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो इतनी सी भी वो शाइन नहीं दिखती अभी वाली टीम में। यू नो, शुएब अख्तर और व्हाटएवर, इवन सकलैन एज अ स्पिनर वाज स्कैरी। यू नो, आप वो बॉलिंग करने आता था, he had this different look on his face, and he was like, you know, as if he was up to something, like, you know, even someone as cute as Mushtaq Ahmed, like, you know, there was this rage कि यार हम इसको हटा देंगे, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। वो एटीट्यूड जो है ना, वो सब चीज़ों में ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है उसका। वो ट्रिकल डाउन वो हुआ, आई थिंक ये कि जब वो ब्रेवरी रुक गई तो वो हमारे किसी भी मीडिया में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने कभी कोई ड्रामा नहीं देखा, तो आई डोंट सी माई सेल्फ एज रियली कॉमेंटिंग ऑन द ड्रामा इंडस्ट्री। बट जो भी मैं देख रहा हूँ, मुझे तो ऑनेस्टली विजुअली अगर मुझे आप सामने 25 स्क्रीनशॉट्स रख दें, मुझे तो सारे एक जैसे लगते हैं। सही है, सेम ही कहानी है, वो इधर उधर घूम रही है, उसकी यूं स्क्रिप्ट को यूं कर दें, इधर उधर घूम रही है। आई थिंक म्यूजिक में भी ये हो रहा है। और एक चीज़ जो अगर मैं बाय नो मीन्स आई एम ट्राइंग टू डिफेंड कोक स्टूडियो, आई थिंक ब्रेवरी दिखती थी उसमें कि यार ये लाइव कैसे कर रहे हैं यार, ये कैसे हो रहा है यार, हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, और हम कर रहे होते थे। वन टेक्स और अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि हम लोगों ने जो है उसको, हम लोग उसके यू नो, एक प्रिंसिपल था कि फॉर एग्जांपल हम लोग टेक 1 को टेक 2 से इंटरकट नहीं कर सकते थे। उसका रीज़न ये था कि आप पकड़े जाते। वो रोहेल का फॉर्मूला था, लाइक यू नो, कूडोज टू रोहेल कि रोहेल वाज लाइक यार लाइटिंग डिफरेंट हो जाएगी, वो एक्सप्रेशन डिफरेंट हो जाएगा। कोई 1 आध 2 4 हुए, मेरे ख्याल से टोटल 6-8 10 एग्जाम्पल्स होंगे जिसमें हम लोगों ने किया। बाद में फिर वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन वो भी करते करते आप यूजुअली होता था यार होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप क्रिकेट में देखें ना, ब्रेवरी, हमें अरशद नदीम क्यों अच्छा लग रहा है? बिकॉज यू नो ही इज ब्रेव। आपको अरशद नदीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लग रही। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है एक ओलंपियन बने। अरशद नदीम और उसके साथ जितनी वो टीम है, सलाम है उनको, वो जो कर रहे हैं, वो जिस कंडीशंस में कर रहे हैं, वो जो एटीट्यूड है ना, हम सबको अरशद नदीम का एटीट्यूड अच्छा लग रहा है कि he didn't have access to money, access to resources, whatever. He was like, यार मैंने करना है। क्यों करना है जी? क्या करोगे जैवलिन करके यार? रनिंग क्रिकेट खेल लो। आई थिंक बॉलर बनना चाहता था, ये कर लो। नहीं यार, मैंने यही करना है। ये जो एटीट्यूड है ना, इट कम्स फ्रॉम ब्रेवरी, और वो जनरली ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। इसका स्टार्टअप्स में भी होता है। क्या होता है कि जी फॉर एग्जांपल एक ऐप है, हम फूड डिलीवर करेंगे, अच्छा कुछ नहीं पता कैसे करेंगे, सही है, लेकिन डोरडैश की टीम का अगर आप वो देखें, वो जो क्लिप है उनका जहाँ पे वो अपनी पिच वो कर रहे हैं, यू नो, इट्स लाइक वो मुझे लगता है अब मिसिंग हो रही है। और हुआ क्या है पिछले 20 साल में, जो आपने सवाल पूछा, वो कर क्योंकि हालात ख़राब हो रहे हैं, वही जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, हर मार्केटिंग टीम का बंदा जो है ना, वो अपना अगला प्रमोशन देख रहा है। वो वेस्टेड नहीं है, तो वो चेकलिस्ट है, वो एक चेकलिस्ट है यार, ये करो और उसके बाद सिंगापुर ट्रांसफ़र हो जाए, दुबई चले जाए, हम एम्स्टर्डम में हमारा ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो वेस्टेड नहीं होता इन चीज़ों में।
और जब भी उसका वो विजन नहीं होता, और बिकॉज कोई इंसान अगर वेस्टेड नहीं होगा अबाउट इतने देर आप कर तो पाकिस्तान में रहे ना चीज़, तो आप अगर उस चीज़ के अंदर वेस्टेड ही नहीं होंगे तो आप डे वन पे अब आप गलत हो गए, क्योंकि फिर आप किसी से एडवाइस देंगे वो भी गलत होगा। और मेरे साथ तो अभी जितनी 1-2 मीटिंग्स के अंदर मुझे बुलाया गया, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा तो टाइम्स आया हुआ है इसके अंदर। इट्स लाइक कि आपका वन ही गलत है ना आप समझना चाह रहे हैं ना आप सुनना चाह रहे हैं। इट्स और एक और बात, हम अक्सर एक चीज़, क्योंकि पिछले 10 साल से लाइक आई बीन ऑन दिस जर्नी जहाँ पे आई गो टू पीपल एंड आई रिकॉर्ड म्यूजिशियंस अक्रॉस द कंट्री, ऑल ऑफ दैट। एक चीज़ मैंने ये लर्न की है कि हमारी जो रियलिटी है ना कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की, इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री, एंड दैट्स अ फैक्ट दैट वी कैन नॉट इग्नोर, दैट्स व्हाई वी आर वेयर वी आर। क्योंकि हो ये रहा है कि जब आप उनसे पूछते हैं उनका तो एक्सप्रेशन ही नहीं रिकॉर्ड हो रहा, वो तो है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते आपकी इक्वेशन में, और वो काफ़ी सारे हैं, वो सही है। हो क्या रहा है कि हम 3 शहर, स्पेशली मैं कहूँगा कराची, लाहौर, सही है, हमारी एक जनरल एक वो है, उसके अंदर अगर आप कराची को देख लें, हम लोग फिर भी थोड़े डाइवर्स हैं, हर किस्म का वो होता है। आई थिंक जब वो 1-2-3 शहरों से जब एक सर्टन पुश आना शुरू हो जाए ना, हम चाह रहे हैं कि हम पूरी नेशन को वो कर दें। वही मैं ये कहूँगा, हम जो समझ रहे हैं ना रियलिटी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे तो कुछ और कहानी चल रही है और वो ज़्यादा है। और हमें ये लग रहा है कि जैसे हमारा जैसे फॉर एग्जांपल जज्बा जुनून सुना हुआ होगा, सही है, सो कोई 1-2 गाने सुने होंगे, बट जब भी आई थिंक दिल पाकिस्तान के अलावा शायद वाइल्ड साइंस के ज़्यादातर गाने नहीं सुने हुए हो, क्योंकि ना हमने सिर्फ वो ब्रिजेस बिल्ड किए, हम एक आर्टिफिशियल प्रोजेक्शन बिल्ड कर रहे हैं पिछले 30 साल से, और हम उस प्रोजेक्शन की राइट पे चल रहे हैं। और अब वो वो प्रोजेक्शन, हमारा प्रोजेक्टर पुराना होता जा रहा है, अब वो 720p पे काम कर रहा है, और अब 4K का ज़माना आ गया, तो उतनी अच्छी प्रोजेक्शन नहीं है। सो आई थिंक But when you say projection, what exactly do you mean? कि वो सही डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा, वो हम मतलब उन लोगों को नज़र में रखे बगैर ये चीज़ बना रहे हैं, या वो पार्ट ही नहीं है उस पूरे प्रोसेस का in a broader context? I think ज़ोहेब भी कह रहे हैं कि ये दिस बबल जिसमें काम हो रहा है और जिसकी कैपेसिटी में काम और हो जो रहा है, बना रहा है, you mean वो बबल बहुत छोटा है। आपको जिस कंज्यूमर को एड्रेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो पाकिस्तान का 0.01% भी नहीं है। और आई थिंक डेमोग्राफिकली अब जब बाहर निकले हैं छोटी जगहों पे, छोटे शहरों पे, वहाँ इस में भी नहीं है कंजम्पशन। इज राइट, इज वेरी राइट, वो कंजम्पशन नहीं है। और आई थिंक वही बात, आई थिंक वहाँ पे फिर कोक स्टूडियो वाज लकी, उनकी कोई आई डोंट थिंक उनकी कोई इन्होंने वैसे प्लान किया था, कोई डेटा रखा था, हमारे सामने कोई डेटा आ जाता है जी, डेटा ये कहता है क्रैप, बट कोक स्टूडियो वाज एबल टू कनेक्ट विद पीपल विद डिफरेंट कल्चर्स, विद डिफरेंट एक्सप्रेशंस। इट वाज और मैं आई एम अगेन लाइक मुझे तो 5-6 साल हो गए इस यूनिवर्स को छोड़े हुए, मैं ऑनेस्टली फॉलो भी नहीं कर रहा, बट यहाँ पे मैं इनको जरूर क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने वो करने दिया, और वहाँ पे हमारी एक आइडेंटिटी फॉर्म हुई। बाकी जगह में हमारी आइडेंटिटी फॉर्म नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद जब और फॉर्मेट से पिक किया, आई थिंक आइडेंटिटी का एक बेसिक क्राइसिस है यहाँ पे पाकिस्तान में, और वो वहाँ पे उनको आंसर मिल रहा था, शायद हम ये हैं। is where I mean I can go 3 hours about it, but okay. थोड़ा सा मुझे बताएं, पिछले एटलीस्ट मैंने जो ऑब्जर्व किया कि जो रैप म्यूज़िक है वो ज़रा एक हमें राइज उसका देखने में आया। ये कहाँ से अचानक, जो पिछले आई एम श्योर 90s में भी होता होगा, बट एटलीस्ट मेरे सामने पिछले, अगर मैं आज से 5 साल पहले चले जाऊँ तो आई डोंट रिमेंबर, शायद कोई इंडी आर्टिस्ट टाइप हो, बट अब स्पॉटिफाई जनरली आई डोंट नो, इंस्टाग्राम की स्टोरीज में आपको नज़र आ रहा होता है। ये अचानक कहाँ से इमर्ज होना शुरू हुआ है? आई थिंक द मूवी गली बॉय प्लेड अ वाइटल रोल इन दैट। वहाँ से कहानी शुरू हुई, और आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट यंगस्टर्स को भी जाता है, क्योंकि यंगस्टर्स हैज़ बीन डूइंग म्यूज़िक आई थिंक सिंस 2012-13, एंड लगातार वो म्यूज़िक करते रहे। वो इससे पहले भी फेमस थे, और दे हैड फॉलोअर्स, अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब। और बट गली बॉय, आप लोग कब से जानते हैं उन लोगों को? मतलब मैथ्स में तो मेरे ख्याल से अभी पिछले 2-3 साल 4 साल, बट आप लोग तो शहर में 2019-2020 में is when I heard about it। मैंने सुना हुआ था कि 2013-14 से। अच्छा, ओके। कि कोई, हाँ, मैंने भी वो बर्गर कराची वगैरह also doing something as a young kid, जिसको बीवर शीवर बोलते थे। हाँ, तो या उनकी जर्नी So Gully Boy, you feel like it was the pivotal, like वही बात है and the COVID। देखिए, आपकी इंडिया बॉलीवुड में कोई भी चीज़ होती है ना, वो यहाँ फॉलो की जाती है। आपका बंदा यहाँ पे वो बहुत टाइम से भले क्यों ना कर रहा हो,
मगर वो एक बेंचमार्क सेट कर देता है, भाई ये है। एंड आई थिंक वहाँ से मेरे हिसाब से, आई माइट बी रॉन्ग, बट वहाँ से एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला और चीज़ें वहाँ से शुरू हुई। और वही फिर वो कोविड आया एंड एवरीथिंग, एक पैराडाइम शिफ्ट आया एंड एवरीथिंग। आई थिंक रैप मेनली, नॉट R&B एंड जो हिप हॉप कम्प्लीटली आजकल चल रहा है, रैप मेनली वहाँ से बहुत ज़्यादा उसको बूस्ट मिला। एंड अगर आप रैप कल्चर की बात करें, आई थिंक मैंने पहले पाकिस्तानी 2 रैपर्स जो सुने हुए, तो मैं फारिश शफ़ी को उस वक्त से फॉलो कर रहा हूँ। वो एक मूरू के साथ उसका गाना आया था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, वो भी उस टाइम से, आई थिंक आई वाज इन ए लेवल्स एट द टाइम। और यंग सिनर्स के भी मैंने वही बर्गर कराची वगैरह ये सारी 2013-14 में सुने थे। और ये लोग फुल टाइम ही कर रहे हैं hit उस करते टाइम से। बिल्कुल। True to their art, I think. Yeah. They stuck to it. Yeah, like time. also like but what is the reason कि यंगस्टर्स एग्जांपल अगर हम लें कि वो खुद शुरू हुए, बहुत से लोग खुद से काम कर रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं एक इमर्ज हुए एज अ ब्रांड। और अभी हम बिहाइंड द सीन भी बात कर रहे थे कि उसमें एक तो रोल आपने कहा कि जो PR एजेंसीज और आप लोग उसको क्या क्या बोलते हैं आप लोग, एल्बम जो लोग मैनेज करते हैं पूरे म्यूजिशियंस को, Labels? Label तो लेबल्स बेसिकली, artist management होती है। हाँ, वो उनके पीछे नहीं था, मतलब वो। और फिर आई डोंट नो द राइज ऑफ स्पॉटिफाई व्हिच इज अभी आया है स्पॉटिफाई, फिर यूट्यूब मुझे लगता है पाकिस्तान में बैन जो हुआ था बहुत अरसा, जब वो खुला है तो वो भी एक इफेक्ट था कि ज़रा मार्केट थोड़ी सी खुली। सो अगर एज अ केस स्टडी लें, यंगस्टर्स 12 से 19-20 तक 8-10 साल आपने खुद म्यूज़िक किया और फिर इमर्ज हुए एज अ ब्रांड और अपनी से के ऊपर म्यूज़िक हो रहा है। How do you see I think consistency. Yeah. Like that's अगर case studies ये सारी हैं, young sinners, आसिम अजहर, आतिफ असलम. So when people say कि overnight success है, आतिफ is not only because of आदत. It's not possible. आदत है no doubt, मगर आदत की वजह से नहीं है. It's years and years and years of hard work. शुरू में लोग कहते थे गाना नहीं आता, सारे वही लोग आज सुनते हैं। और मैं आई वुड ऑल्सो से कि शुरू में हमें लगता था कि नहीं ऐसी, मगर अभी इट्स वन ऑफ द बेस्ट लाइव एक्ट्स इन योर कंट्री। वो जो मॉल के अंदर एक उनकी वो है कि वो एक रिपोर्टर मांग रहे हैं, मतलब वो आप वीडियो देखें। एंड ही आल्सो सिंग्स लाइक रियली वेल, मतलब और अल्लाह ने उसको ब्लेस किया विद अ ग्रेट वॉइस, उसमें कोई शक नहीं है। बट यंगस्टर्स 2013 से अभी तक जिस अमाउंट, जितनी क्वांटिटी उनके गानों की, आई डोंट थिंक कोई निकाल सकता है जिस पेज पे वो गाने निकालते हैं। सेम फॉर एनी आर्टिस्ट जो कोई भी मशहूर हुआ है पाकिस्तान में या जो सक्सेसफुल है, उनके गाने निकल रहे हैं। So this is a good lesson for young people जो म्यूजिक कर रहे हैं। डिबेट में आने से पहले आप ये मुझे बताओ कि आपने पिछले 12 महीने में कितने गाने निकाले? जब आपकी प्रोडक्ट ही बाहर नहीं आ रही है, आपके हार्ड ड्राइव में गाने पड़े, मेरे भी पड़े हुए, ठीक है, मेरे भी ड्राइव में पड़े हुए, बट मैं आई एम फोकस ऑन म्यूजिक प्रोडक्शन, से मैं ऐसा कंप्लेन नहीं करता। बट आप गाने निकालो यार, बस दैट्स इट। यू आर एन आर्टिस्ट, योर आर्ट शुड बी आउट देयर, दैट्स ऑल। तो यंगस्टर्स की वही बात है कि कोविड को कह लें, गली बॉय का पुश मिल गया, कोविड का पुश मिल गया, दैट्स फाइन, बट दे हैव बीन डूइंग म्यूजिक एंड बहुत बैकबोन इज द कंसिस्टेंसी। आपको गाने निकालने हैं। आई फील कि मैं अगेन इसको लेकर आऊँगा, जब मैं यंगस्टर्स को सुनता हूँ तो इट कम्स अक्रॉस टू मी एज वेरी ब्रेव प्रोडक्ट। आई थिंक वो हमें, हमारी कौम को रेजोनेट करती है। मुझे लगता है बहादुरी जना, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि जी जो भी कहानियाँ सिखाई गई हैं उसमें फायर फाइटिंग मोड में, मुझे लगता है कि वो। दूसरा, आई थिंक हम ये नहीं इग्नोर कर सकते कि ग्लोबल ट्रेंड भी चल रहा था और हमारे पास उसका वर्जन नहीं था। सो लाइक एंड दे बिकेम दैट वर्जन ऑफ जो बाहर हो रहा था। एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी ज़बान में चीज़ें सुनना चाहते हैं, तो मुझे and of course like consistency and like things like these they play a big role. I think उन्होंने अपने आप को improve किया। और I think मैं ये भी कहूँगा कि मेरे ख्याल से ये भी एक मैंने ऑब्जर्व किया था कि जब कोक स्टूडियो कर रहे होते थे तो पूरी दुनिया जो ना एक जैसा काम करने लगती है, पूरी नेशन एक जैसा काम करने लगती थी। ये नहीं होना चाहिए। तो वो बहादुर थे, वो कर रहे थे, सही है। तो और एक जॉनरा के अंदर अपने जॉनरा में कर रहे थे। दे डिडंट केयर कि यार ये हमें कोक स्टूडियो लेगा कि नहीं लेगा। ऑनेस्टली हमने एक चीज़ ट्राई की थी और हमने किया, लाइक बोहेमिया था, फिर हमने लियारी अंडरग्राउंड वगैरह के साथ हम लोगों ने कुछ किया था। बट हम लोगों ने ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि यार ये एट द एंड ऑफ द डे उनको वो जो है वो कोक स्टूडियो या पेप्सी या वीलो की वजह से बड़े नहीं हैं, अपनी वजह से बड़े।
And I think one thing that a younger artist can do these days is कि वो अपने ऊपर bet करे और वो अपने expression को genuine रखे, उसको copy ना करें. The youngsters जो कर रहे हैं वो उनके लिए सही work कर रहा है, but अपना एक signature sound, अपना एक signature tone, और इसमें बहुत time लगता है. वो overnight नहीं लगता, वो किसी sample pack से नहीं बन सकता. अगर आप inspiration ले सकते हैं. इसी को अगर हम आगे लेके चलें, जो नए let's say musicians आ रहे हैं या एटलीस्ट जो 5-8 साल से काम भी कर रहे हैं, और आप लोगों के पास आई एम श्योर जब आपने स्पेशली बैटल ऑफ द बैंड्स जब लोग आते भी होंगे, सजेशंस ये वो सारा, वहाँ क्या आपको लग रहा है कि इशू है बहुत बड़ा कि जो म्यूजिशियन है, बैंड है, ये whether it's an individual, why are they not being able to sort of go into that big market? देखिए, बैंड के लिए वैसे ही बजटरी कंस्ट्रेंट्स बहुत होती हैं. जब आपको एक बंदा कराची से लाहौर बुलाता है ना, तो आपको अगर आप 6 लोगों का बैंड है, उसकी टिकट्स देनी है, उसका रहना देना है, वैसे ही बड़ा एक मुश्किल हो जाता है. और कॉन्सर्ट्स देखें उन्हीं को मिलते हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, भले फेमस जो भी चल रहा हो वो उसको कॉन्सर्ट्स अपने उस पर मिल रहे होते हैं. बट एक और भी मतलब ऑर्गेनाइजर्स वगैरह ये भी देखते हैं परफॉर्म कौन कर रहा है. और आई थिंक सर्वाइवल मोस्टली इतने टाइम से तो कॉन्सर्ट से ही म्यूजिशियंस का चलता है. एंड अगर आप 6 पीस का बैंड है या 4 पीस का ही बैंड है, वो सारे पैसे डिवाइड भी तो होने हैं ना. तो अब आप एज अ सिंगल म्यूजिशियन, सोलो म्यूजिशियन, आप ज़्यादा पैसे कमा लोगे बनिस्बत कि आप जितने भी कॉन्सर्ट्स कर लो, आपको 5 कॉन्सर्ट्स करने पड़ेंगे वो एक कॉन्सर्ट बराबर कमाने के. तो यहाँ पे इस वजह से बड़ा मसला आता है कि बैंड्स टूट भी जाते हैं, और हमने देखा है हमारी हिस्ट्री में सारी बैंड मोस्टली टूट गए. आई थिंक स्ट्रिंग्स वाज द ओनली, वो भी आखिर में जाके 30 ईयर्स माशाल्लाह से उन्होंने वो किया. बट बहुत मसले आते हैं इस वजह से. जब आप दिख नहीं रहे होते, आप बिक नहीं रहे होते. ये एक बड़ी मिसाल है. आई थिंक दैट्स ट्रू. बट अब आपको नहीं लगता कि डिजिटल की वजह से मतलब थोड़ा सा इजी हो गया है कि एटलीस्ट आप स्टोरीज में आ रहे हो, आप लाइक आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल अब एक बैंड है अपनी 30s में, अपनी बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाती है. जब आप 20 साल के होते हैं बनिस्बत आप 30 साल के, और अब आप 5 लोग हैं जिनकी फैमिलीज भी हैं, उनकी वाइफ भी है, उनका बच्चा भी है. अब वो जो पैसे कमा रहे थे वो बहुत कम पड़ रहे होते हैं. आप जितने भी पैसे कमा रहे हो कम पड़ रहे होते हैं. ठीक है, आपको अगर वही बात है साथ भाई भी करते कि बिजनेस है ना, यू नीड टू इन्वेस्ट बैक इनटू इट. बट अगर आप 5-6 का घर ही नहीं चल रहा, तो आप कह रहे हो यार इसकी वीडियो कैसे बना लें, इसमें बजट कम कर लेते हैं. अब वो वीडियो का बजट कम करना, जब आप डायरेक्टर के पास जाते हो ना एज अ बैंड, वो कहते हैं यार मेरे 5 लोगों को शूट करना और मैं सबको अच्छा दिखाना है, ये 5 सेट बनेंगे, वो वैसे ही परेशान हो जाता है. आप इतना फ़र्क आ जाता है फ्रॉम अ सोलो आर्टिस्ट टू बिकमिंग अ बैंड जिसको पूरे बैंड को शूट करना है. जब मैंने अभी मतलब आई एम डूइंग माई सोलो एल्बम्स एज वेल एज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ माइंड, और बैंड भी चल रहा है, बैंड ख़त्म नहीं होने वाला, बैंड की 3rd एल्बम चल रही है. तो जब मैं अपनी म्यूज़िक वीडियो शूट कर रहा था एज बिलाल अली, इतना ज़्यादा फ़र्क था फ्रॉम व्हाट आई वांट टू डू विद द बैंड. इतना ज़्यादा बजट में ही फ़र्क आ गया था, लोकेशन का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि उनको भी तो उतना ही अच्छा दिखाना है ना. बैंड का एक पार्ट थोड़ी होता है कि सिर्फ वोकलिस्ट या सिर्फ लीड गिटारिस्ट. नहीं भाई, एवरीवनस प्लेइंग द रोल. तो ये सारे एक्सपेंसेस वगैरह, आपके पास अगर एक लेवल हो तो आई थिंक इट्स वे बेटर फॉर यू टू सर्वाइव एज अ बैंड ओवर हियर इन पाकिस्तान. और आप दोनों के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज आप लोग तो मोर ऑफ अ प्रोड्यूसर वाले भी उसमें चले गए हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, और अगर किसी को सीरियस इसको लेना है फुल टाइम, व्हाट वुड बी योर सॉर्ट ऑफ एडवाइस, या पैटर्न आप क्या देख रहे हैं कि कहाँ जो हैं वो म्यूजिशियंस, यंग म्यूजिशियंस गलती कर रहे हैं और व्हाट दे शुड डू? यार मेरी तो हमेशा से यही एडवाइस अपने लिए भी थी और सबके लिए यही है कि एक ज़िंदगी में अच्छा कंप्यूटर ज़रूर खरीदना है. क्योंकि आई थिंक दैट literally becomes the backbone of everything that you do, because everything is online or whatever. I think the more you'll get better on not just technology but all the peripherals of it, which means कि आप कंप्यूटर है तो आप ब्राउजिंग करके पढ़ रहे होंगे, वो फ़ोन पे कुछ चीज़ें नहीं हो सकती. मैं बहुत लिटरल एडवाइस दे रहा हूँ कि आई थिंक, और इसी पे ही प्रोडक्शन भी आप बेहतर कर सकते हैं, अपनी वीडियोस बेहतर एडिट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. I think I feel in this today and age ये एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक आपकी सक्सेस और फेलियर को डिफाइन कर सकती है. बिकॉज अगर आपके पास अच्छा कंप्यूटर है, मेरे ख्याल से आप बहुत कुछ कर सकते हैं.
बिकॉज अगेन लाइक ना यंगस्टर बीइंग अ गुड एग्जांपल, मुझे नहीं पता कि आई थिंक वो लोग किसी प्रोड्यूसर के साथ काम करते हैं, बट आई फील कि उनकी हर चीज़ ऑर्गेनिकली बिल्ड हुई है. तो यू कैन, इफ़ यू आर रियली इनटू इट, यू कैन रियली बिल्ड एन ऑर्गेनिक ऑडियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. रही बात कि उसको सीखना चाहिए, मैं डिस्करेज कभी भी नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है जहाँ दुनिया जा रही है, AI हो या ये हो, आपको उसकी पेस इतनी तेज़ है कि आपके पास टाइम नहीं है. तो आप ये करें, आप स्टार्ट करें और आप साथ में अपने आप को पॉलिश करके सीखते रहें. आई थिंक दैट्स द ओनली वे टू डू इट. अगर आप ये समझेंगे कि आप पहले सीखेंगे क्लासिकल म्यूजिक, यस आई मीन श्योर, बट आपको दोनों चीज़ों को साथ साथ चलाना, बिकॉज आई थिंक अब के दौर में थोड़ा सा अर्ली मूवर एडवांटेज है. आप जितना अर्ली शुरू करेंगे उतनी गलतियाँ करेंगे, उतना आप सिस्टम समझेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई मीन और डिजिटल मतलब एक तो ये वाला क्वेश्चन भी, बट जो डिजिटल की वजह से फ़ायदा हुआ है, अगेन आप मतलब आजकल स्पेशली ब्यूटी ब्रांड्स देख लें, एक्ट्रेसेस देख लें, मॉडल्स देख लें, डिजिटल पे पहले ब्रांड बनता है, फिर वो जाके कहीं मेन स्ट्रीम में मतलब फ्लिप हो रहा है. अब तो उल्टा भी होने लग गया कि जो मेन स्ट्रीम वाले हैं वो अब डिजिटल पे ब्रांड, क्योंकि शायद पैसा ज़्यादा उधर आ गया है. आई थिंक आपका वही वाली बात है, आपका आर्ट तो आप हर किसी का अपना इंडिविजुअल है, यू कांट से कि आप ये म्यूजिक करो ये नहीं करो, सबका अपना है. बट आजकल के ज़माने में ईजी है यस टू रिलीज अ सॉन्ग. इट्स ईजी, आप खुद कर सकते हैं. पहले आपको लेबल चाहिए था और फिर करता, आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत आसान है. बट द पूल ऑफ द सॉन्ग्स इज ह्यूज. कंपीट अब 500-600 गाना आ रहा है, ठीक है, लेट्स से पाकिस्तान में 500-600 गाना आता है साल का, जो प्लेलिस्टों में और चीज़ों में दिखता है. तो मेरी आजकल सबको ये उस तरह की एडवाइस होती है कि लेट्स से अगर 300 गाने का पूल है पाकिस्तान में, सो इफ़ यू वांट टू लाइक इससे कुछ हासिल करना चाहते हो, एक तो ये है कि मैं सिर्फ अपनी मर्जी का म्यूजिक करना चाहता हूँ, मुझे फाइनेंशियल का कोई शौक नहीं है, वो फिर अलग बात है, वो उसको बिजनेस ही नहीं दे रहा. हम बात करें इंडस्ट्री को, जिसको कोई इसको इससे कॉन्सर्ट बजाना चाहता है, कुछ लोगों तक पहुँचना चाहता है. 300 गानों का अगर पूल है, उसमें से आप कितना ग्रैब कर सकते हो उस पूल ऑफ सॉन्ग्स में से? क्या आप 30 गाने आपके भी हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. सो लाइक गिव इट, लाइक कोई नया बंदा आ रहा है, परस्यू करना चाह रहा है, कैसे करनी इन्वेस्टमेंट ये तो मैं नहीं बता सकता, मतलब कि कहाँ से लाओ, कोई नहीं, अनलेस यू गेट इट लेबल. आप अपने आर्ट को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें, गाने अच्छे बनाएं, गाने निकालें, 2 साल तक आप देखें, एंड देन लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट एंड सिट डाउन कि व्हाट यू डूइंग रॉन्ग मे बी, या क्यों नहीं काम कर रहा, ठीक है, एंड देन डिसाइड, बट गिव इट टाइम. कंसिस्टेंसी की जो बात थी कि आप एटलीस्ट वंस अ मंथ, आजकल के ज़माने में 1 महीने में 1 गाना निकालना तो मिनिमम है. मुझे लगता है कि एक अच्छा जेन्युइन गाना जो एक्चुअल आइडिया आता है और गाना बनता है, वो गाना फ़ौरन बन जाता है. अच्छा गाना जो है वो फ़ौरन बन जाता है. अगर आपने उस मोमेंट में आइडिया आया, एक आमद बोलते हैं इसे, लिरिकल, या तो लिरिकल लाइन कोई दिमाग में तंग कर रही है या कोई हुक तंग कर रहा होता है, अगर आपने वो एग्जीक्यूट कर दिया उसी टाइम फ्रेम में, विच इज़ नॉट मैन, मतलब बहुत घंटे नहीं है, ये बहुत जल्दी हो जाता है. कोर गाने की जो कंपोजिशन है वो उस वक्त ही कंप्लीट कर लिया, तो दैट्स वेयर यू हैव कैप्चर्ड. हाँ, कोर कंपोजिशन तो आई थिंक, अदरवाइज अगर आप फिर बाद में स्टिचिंग कर रहे होते हैं आप, या क्योंकि वो एक पार्ट मिसिंग है, तो वो मैं 1 महीने बाद बैठ के उसको ऐड कर रहा हूँ, वो मोमेंट ही नहीं है. जो हमारा विनिंग सॉन्ग था फॉर बैटल ऑफ द बैंड्स व्हिच बिकेम आवर एंथम, कागज़ का जहाज़, वो लिटरली हमारा प्लान भी नहीं था वो गाना करने का, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था. वी वर द लैब रैट्स ना आफ्टर 15-20 ईयर्स. तो हमारे पास प्रोडक्शन का स्केड्यूल ऐसे होता था, आप सुबह 7 बजे घर गए, दोपहर में 3 बजे आपने अगला गाने की शूट पे आना है, तो आप नए नए गाने को बनाने का सोच भी नहीं सकते थे. कभी बार आप बस जो किया है, हम बार बार एलिमिनेशन में बच इसलिए जाते थे क्योंकि हमने ओरिजिनल्स अपने याद किए हुए थे. हम पुराने कॉन्सर्ट जो हमें ओपन करने को कहीं मिलता था, तो वहाँ पे भी अपने ओरिजिनल्स करते थे, इसलिए बार बार बचत होती थी. अब आखिरी एपिसोड के लिए हमने कोई ओरिजिनल नहीं सोचा था कि हम ओरिजिनल करेंगे. वैस वाज जस्ट प्लेइंग दिस रिफ in our jam for another song, जो कागज़ की जहाज़ की मेन रिफ है, and I just said कागज़ का जहाज़ बना के मैंने यहाँ उड़ा दिया. That core concept came over there and we're like, यार there is something there. 15-20 मिनट में उसकी I think एक वर्स हम लिख चुके थे और बस अरेंजमेंट बनाना शुरू किया. I think 2.5 घंटे हमने जैम किया. हमने बोला यार ये गाना कल करेंगे, लिरिक्स बाकी नहीं है. सो टेक्निकली 1 दिन पहले, या 1 दिन पहले ग्रैंड फिनाले से, जो आखिरी सेकंड लास्ट परफॉर्मेंस थी हमारी, जिसके ऊपर वोटिंग फाइनल डिसाइड होनी थी. अगले दिन जो है ना, अब मैं बहुत सारी चीज़ें लिख के बैठा हूँ और आखिरी एक लाइन भी थी जो कि मैं भूल गया था. आखिरी में मैंने वो गाना था, वो बस इतना सब कुछ सडन हो रहा था, सब कुछ लाइव जा रहा है, आई फॉरगॉट द लाइन,
जो कि थी दुनिया से भी लड़ लड़के मैं हो गया बेजार, अब जीता हूँ खुद के लिए, तो जाने देना यार ये सारे धोखेबाज हैं। उसकी जगह मैंने वापस कागज़ का जहाज़ रिपीट कर दिया। नो वन, किसी को पता नहीं चला उस वक्त, ऑब्वियसली वो लाइव ट्रांसमिशन जाती हैं। हमारा बस ये था कि यार अब ये लोगों को पसंद आता है या जजेस को पसंद आता है या नहीं आता, हमने घर जाना है ना, तो अपनी मर्जी से जाएं, जो करना है जो बोलना है वो बोल के जाएं। एंड इट वर्कड आउट। आई थिंक दैट वाज आवर फास्टेस्ट कॉम्पोजिशन। उसके अलावा ये कोर कॉन्सेप्ट आ जाता है। आई थिंक पूरा वही आप स्टिच करने पे बैठो तो आप तो पूरे 2-2 साल भी ले सकते हो। फिर उसके बाद डिसिप्लिन है कि आप कितना जल्दी पूरी चीज़ों को रैप अप करना। जो जस्ट लास्ट सॉर्ट ऑफ स्मॉल सेगमेंट, जो सबसे पहले हमने कॉन्वर्सेशन की विद योर इंट्रोडक्शन के अकाउंट्स का बैकग्राउंड और वो सारी चीज़, एक और चीज़ बिकॉज मेरा भी टेक्निकली मीडिया या स्टार्टअप वहाँ से हमने भी शुरू किया, आई फील लाइक कि जो बिजनेस एक्यूमेन है वो भी क्रिएटिव इंडस्ट्री में बहुत कम है। एक तो है एक्यूमेन, मे बी शायद हो लोगों में, बट लोग उसको एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। यार आई एम जस्ट एन आर्टिस्ट, लाइक बट भाई पैसे भी तूने बनाने हैं, तूने ब्रांडिंग भी तुझे आनी चाहिए, तुझे थोड़ा सा PR भी आनी चाहिए, तुम्हें नेटवर्किंग भी हो, तुमने अपनी पर्सनालिटी भी बिल्ड करनी है। अब पुराने क्रिकेटर्स देखें उस टाइम, वसीम, वकार यूनिस, आज के आप वही निकाल लें, बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नजर आता है, ज़रा आप ग्रूम हुए में। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग ऑफ अ बिजनेस ऑफ अ म्यूज़िक। लेट्स से अब आप लोग गए, विन हो गया, बट उसके बाद अगर आप उसको बिजनेस में ही नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो देयर इज़ नो फ़ायदा ऑफ जस्ट बेसिकली इफ परफेक्ट सिनेरियो फॉर एन आर्टिस्ट या एक अच्छी इंडस्ट्री हो या कुछ हो, उसमें एक आर्टिस्ट जो है ना वो सिर्फ आर्ट पे फोकस करता है। परफेक्ट सिनेरियो बोल रहा हूँ जो कि अब नहीं है एप्लीकेबल। तो उसमें अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं अपने गाने बनाता हूँ, मेरे पास मैनेजमेंट कंपनी भी है, मैं लेबल से भी साइंड हूँ, मेरी PR एजेंसी भी है, मेरी लुक्स पे भी कोई काम कर रहा है, मैं अपने गाने पे काम कर रहा हूँ। दैट्स द परफेक्ट सिनेरियो। ये सारे रोल्स जो हैं ये रिक्वायर्ड हैं, यस, ठीक है। और आजकल सोशल मीडिया भी करना है, सो वो भी एक मार्केटिंग के अंदर ही आ जाता है। ये सारे रोल्स रिक्वायर्ड हैं, ये आपने खुद ही करने हैं बस। अब आप इसको समझें कि आपने खुद ही करने हैं, एटलीस्ट आपको समझ तो हो। हाँ, सो बेसिकली अगर आप आजकल के ज़माने में नए 360 डिग्री आपको आना चाहिए। यू हैव टू बी अ म्यूजिक इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर मीनिंग दैट यू हैव टू बी रियली एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। यू हैव टू मे बी यूज टिकटॉक, मैं तो नहीं करता, बट टिकटॉक भी यूज करना है आपने। And Instagram is probably so your talent, your core talent is 10 to 20% of your musical journey या musical success. 10 to 20% of your musical success. Wow. आपका बहुत खूबसूरत गाना हो सकता है। और ये कुछ musicians को मैं देखता हूँ गाने से हटके, जो just the musicians, like they're amazing musicians. आपकी skill बहुत सौ से अच्छी है, आप पाकिस्तान के बहुत बड़े musician हो सकते हो, but if you're sitting in a room and polishing your skill only, nobody sees your skill, nobody can see, तो फिर आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। तो मेरी सबको एडवाइस ये होती है कि म्यूजिक तो करो, गाने निकालो, दैट्स योर कोर वर्क, मगर जो बाकी 80% है ना, which is your social media presence, your appearance, unfortunately, but yes, your appearance matters a lot. Like आप एक बंदा जो बहुत अच्छा वेल ग्रूम बंदा आएगा और एक उससे बेहतर सिंगर मगर सॉरी टू से मगर बंगी हालत में कहीं आ जाए तो नहीं, मतलब so you have to work on the whole picture. इसमें आपकी मार्केटिंग भी है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड में आपको हेल्प करता है इन डीलिंग विद पीपल। अब आप मैनेजर हायर नहीं कर सकते अभी, सो आपको फाइनेंशियल की अकल होनी चाहिए ना कि टैक्स कितना कटेगा, टैक्स कितना मिलेगा। सेम तो चैट जीपीटी के ऊपर आप लाइक हर चीज आप you can ask anything. You have to like, it's easier to release songs, but it's harder to manage the whole scene now. Yeah. हाँ यार, I think I'll second Saad on it कि 360 डिग्री डेफिनेटली आपको एक समझ में आना चाहिए। लेकिन मुझे ये भी लगता है, इफ़ आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं साद की बात सुनते ही सोच रहा था कि कितना पॉसिबल है पाकिस्तान में इस वक्त। पाकिस्तान में जो मीडियम है ऑफ या जो पाए है व्हाटएवर, वो अगर आप फॉर एग्जांपल लाइक बिलाल इज़ अ बैंड, एंड या तो ये और लाइक एनी अदर बैंड, the system is designed in a way कि जहाँ पे, और lack of system कि जहाँ पे you don't have a lot of mediums to make money from, appearances की कोई पैसे नहीं मिलते, रेडियो की कोई पैसे नहीं मिलते, a lot of those things। एंड में आती है बात ब्रांड्स के ऊपर कि ब्रांड पैसा दे रही होती है आपको, एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक वो जो बैलेंस होता है, अगर आप कितने भी बहादुर आर्टिस्ट बनना चाह रहे हो
वो फिर ख़राब होता है बैलेंस. सो इट्स वेरी टफ, आई विल बी ऑनेस्ट. पाकिस्तान में एक म्यूजिशियन होना स्पेशली, क्योंकि उसका फिर एक आउटलेट ये होता है कि आप एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बन जाएं और फिर आप टूर्स करें, ये करें, वो करें. बट क्या आप टूर एज योर सेल्फ कर रहे हैं या आप you're aiding somebody else or you're playing in somebody else's band? वहाँ पे मैंने ये देखा है कि I've seen a lot of musicians not reach their true potential. Like they're like, you know, there's a really good guitarist who I thought is going to be like, you know, super cool, like, you know, 5 years from then when I saw him. And like, you know, but he's playing with someone. And I'm like, यार, you know, I mean, of course, एक point आता है जब आप कहते हैं यार बहुत हो गया यार, मैं और ज़्यादा struggle नहीं कर रहा. सो अगर आप इसमें आ रहे हैं इसमें पैसा बनाने के लिए, तो पैसे तो नहीं है, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा पैसे हैं. आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट इनफ, लाइक यू नो, ऊपर वाले का करम है, वी हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि यू नो वी गॉट टू एक्सपीरियंस लाइक यू नो बिट ऑफ इट, यू नो. लेकिन ऑफ कोर्स उसकी मेंटेनेंस पे खर्चे वर्चे भी हो जाते हैं, यू नो. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि यू नो अगर आप, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अगर आप आ रहे हैं, देखें कोई लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मुझे नहीं लगता कि इतने कोई लेबल्स या कोई इतनी कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट हियर विथ कंप्लीट इंटेंट इज व्हाट आई वुड से. कंप्लीट इंटेंट का मतलब ये है कि क्या उनका एल्गोरिदम हमें ग्लोबल मार्केट्स में पुश कर रहा है. ये एक और कॉन्वर्जेशन है, सही है. सो बिलाल, आई एम श्योर बिलाल वुड हैव 20,000 थिंग्स टू से ऑन दैट. तो अगर वो प्लेटफॉर्म हमारे ही अंदर एक एको चेम्बर की तरह बना, फॉर एग्जाम्पल अगर एक गाना है से आई डोंट नो कश्मीर का, सही है, और अगर वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, व्हाट वी वांट इज एज अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यू जिस तरह क्रॉसओवर इंडिया का म्यूजिक का हमारे उसके ऊपर हो रहा है, उतना हमारा भी वहाँ पे करें, सही है. वो इक्विलिब्रियम नहीं है, सही है. एट द एंड ऑफ द डे, सो नाउ विद आल्सो इकोनॉमी एंड ऑल ऑफ दिस, इट हैज रियली लाइक यू नो हमें, और बाय द वे दिस हैज बीन लाइक दिस सिंस फॉरएवर, सही है. ये हमेशा से ऐसी रहा है, वाइल्ड साइंस के ज़माने से ऐसी रहा है. इनफैक्ट one of my life-changing conversations was with Alamgir. I was young. He was one of the first, not one of the first, I think. जब मैंने उनसे बात की थी and it was so inspiring, like you know, कि उनसे जब मैंने उनका सर खाया था 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के, and I learned कि you know that how he respectfully made an exit for himself, and I was like, यार यहाँ पे ये आर्टिस्ट की लाइफ क्या ये जर्नी आर्टिस्ट की जर्नी होती है. एंड ही हैज हैड अ वेरी रिस्पेक्टफुल करियर, अ वेरी रिस्पेक्टफुल लेगेसी. उनको हमने कभी किसी कॉम्प्रोमाइज हालत में, किसी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में नहीं देखा. एंड सो व्हाट आई कैन से इज कि यू नो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है. अगर कोई आ रहा है तो ये ज़रूर सोचे कि इसमें चैलेंज है, पैसा लिमिटेड है, कम है. हाउएवर मैं हमेशा ये समझता हूँ, aim to be like you know the Arshad Nadeem, aim to be the Atif Aslam, aim to be the youngsters, and you will, like you know, उसके अंदर अगेन ब्रेवरी दिखानी होती है आपको. लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है. वो लेबल्स भी हैं, वो हम सबको पता है क्या डील्स ऑफर कर रहे हैं, क्या डील्स दे रहे हैं, वो स्ट्रीमिंग रेट बेहतर हो जाएंगे, ऑल ऑफ दैट, एंड व्हिच इज ग्रेट. आई मीन श्योर, बिग डील. बट वो स्ट्रीमिंग अगर एल्गोरिदम ही सपोर्ट नहीं करेगा तो स्ट्रीमिंग रेट बेहतर का बचा डालेंगे. Also, a lot of labels coming in to Pakistan recent times में बड़े लेबल्स सारे आ रहे हैं, बट वही बात है, दे आर नॉट हियर टू नर्चर और यू नो किसी आर्टिस्ट को बनाने के लिए नहीं आ रहे हैं. वो दे आर एक्चुअली कमिंग इन विद अ कंप्लीट बिजनेस, एक्सप्लोरिंग द मार्केट बेसिकली. वो बिजनेस मॉडल से आ रहे हैं और वो आपको उठाएंगे बिल्कुल, बट इफ यू हैव द सोशल मीडिया नंबर्स. सो अगेन वही वाली बात है, इफ यू हैव द मीन्स एंड द इंटेंट एंड आप हार्ड वर्क करना चाह रहे हो एज अ न्यू आर्टिस्ट, आपके पास मतलब फोकस ऑन योर नंबर्स एंड पोटेंशियली नंबर होने चाहिए. तो वो जो पहले काम होता था ना एक A&R का, कि वो जाके देखता था यार कि बार में जो बंदा गा रहा है ना, इसका कोई सीन है, इसने कुछ लिखा है ना, तो मतलब कोई सीन है. अब उल्टा हो गया भाई, कितने लोग जाके लाइक कर रहे हैं. 25% शुरू की जो सक्सेस और नंबर्स हैं वो आपने क्रिएट करना, एंड देन मे बी. और वो भी नंबर 7 मेरे ख्याल से वो भी इतना लाइक यू नो. सो फॉर एग्जांपल आई नो फॉर अ फैक्ट दैट ऑलमोस्ट every major label right now is out to sign youngsters. It's something that I know firsthand. Everybody wants to sign youngsters. But the thing is, one, जो मैं अपनी एक मीटिंग के बारे में बता रहा था, there's so much of potential and depth. And, you know, something like, again, मैं बार कुछ ब्रांड्स ने जो दिखाया, नेस्कैफे ने, कोक स्टूडियो ने, वो पेप्सी ने, लाइक यू नो, कि यार पोटेंशियल तो है, और वो एक आर्ट भी है, सही है, बिजनेस सेंस भी बन जाएगा.
बट अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपको पका पकाया मिलेगा तो वो तो इतना आसान नहीं है. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आई मीन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इस काम में आ रहे हैं तो इसके चैलेंजेस है, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो दुनिया भर में कहीं है. यानी कि आप LA जाते हैं, वहाँ पे भी यही चैलेंज है. 50,000 वो घूम रहे हैं. बल्कि आप अगर लंदन के सबवे के उसमें जब जाएं तो आप देखते हैं कितने सारे थिएटर के स्टेज प्लेस के वो लगे होते हैं. आप कहते हैं कितने एक्टर्स हैं, एवरीबडी इज लाइक यू नो ट्राइंग टू बिकम जेम्स बॉन्ड. सो वो एक चैलेंज तो है. दिस इज यू नो लाइन ऑफ वर्क जहाँ पे चैलेंज और उसका रिवॉर्ड बहुत मैसिव होता है, उसका फॉल भी बहुत मैसिव होता है. सो द थिंग इज कि लाइक यू नो विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू नो इन वो क्योंकि लेबल वगैरह कोई कुछ करेगा नहीं. एट द एंड ऑफ द डे कि अगर आपके इस वक्त मैं नंबर्स भी क्या बताऊं, यानी कि अगर आपका गाना 1 मिलियन भी कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत आउटस्टैंडिंग डील दे रहे हैं. ऐसा नहीं है कि यानी कि अगर एक आर्टिस्ट का अगर 1 महीने में भी 1 मिलियन हो रहा है विच इन पाकिस्तानी स्टैंडर्ड इज डिसेंट. सही है. ऐसा नहीं हो रहा कि वो लेबल कह रहा है कि यार ओह माय गॉड दिस इज समवन हु आई एम गोइंग टू नर्चर. They are still very reluctant, so they are here like you know with like you know testing waters. But I feel like you know if anybody gets to listen to this, there's so much of untapped areas within the system. If they were to really work on it intelligently, I think there's a lot of potential. And a lot of these platforms have proven कि you know इनकी बहुत ज़्यादा penetration बाहर भी होती है. Youngsters की बहुत बड़ी following है बाहर. तलाल की एक following है. So you know that's what I feel. Amazing, guys. Thank you so much for taking the time out. Thank you so much. और थैंक यू ज़ुबैर जिन्होंने हम सारों को एक जगह के ऊपर वो लेके आए. एंड थैंक यू टू NIC as well जिन्होंने हमें ये फैसिलिटी दी टू शूट. इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू फाइंड अ स्पेस इन कराची बिकॉज वी आर नॉट फ्रॉम कराची. बट थैंक यू अगेन एंड लवली टॉकिंग टू यू एंड विल कैच अप soon again inshallah. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.